हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT JEE, नीट, SSC बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि चाहते हो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 50 में से 50 मार्क्स आपको मिले, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम। पेपर 1 और CBSE का जो पेपर सैंपल पेपर रिलीज हुआ था बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पे, जिसकी मदद से हमें पता चला था कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और उसी सेम पैटर्न पर आज हम पेपर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में जैसे आने वाले हैं, जिस पैटर्न में आने वाले हैं, कितने सेक्शंस में होंगे, उसी के बिहाफ पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर की मदद से आपकी बहुत हेल्प होनी है और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 100% हो जाना है कंप्लीट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद दी मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम ऑफ पेपर नंबर 2। सबसे पहला काम क्या होगा आपका जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पर आपको सभी पेपर में सेम इंस्ट्रक्शंस मिलना है और वही इंस्ट्रक्शंस मिलना है जो आपको मेन बोर्ड एग्जाम में आएंगी। फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है वो 5 सेक्शंस में इस बार से डिवाइड किया गया है। प्रीवियस ईयर तक आपका जो पेपर था वो C या D सेक्शन तक होता था, लेकिन इस बार एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है, सेक्शन A, B, C, D एंड E। और इन पांचों सेक्शन में क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सेक्शन A कंटेन्स, सेक्शन A में कितने क्वेश्चंस मिलना है आपको? सेक्शन A में आपको मिलना है 12 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। 12 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके क्या होंगे? सेक्शन A के MCQ बेस्ड होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन B हैज 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क ईच। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो होंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, यहां पर क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन ई से डिवाइडेड है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% इज प्रोवाइडेड। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 30% ही चॉइस मिलना है, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस में आपको चॉइस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइन। उसके बाद ए बी में हमने देख लिया, ए सेक्शन MCQ बेस्ड, बी सेक्शन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड। सी सेक्शन होगा आपका 4 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन डी हैज 1 लॉन्ग आंसर, सिर्फ एक ही लॉन्ग आंसर मिलेगा और उसमें भी वो लॉन्ग आंसर कितने मार्क का होगा? 4 मार्क का होगा। तो यहाँ आपको चॉइस मिलेगी सेक्शन डी में कि 4 मार्क का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, उसमें आपको चॉइस मिलना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, और के अकॉर्डिंग। सेक्शन ई हैज 2 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई जो इस बार से ऐड किया गया है उसमें आपको केस बेस्ड, कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कुछ पैराग्राफ होगा, कुछ कोड लिखा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आउटपुट बताना है, आंसर लिखकर आना है। फाइन, एक कंडीशन के बेसिस पर। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर ई। क्लियर? यहाँ पे हमने देख लिया कि सेक्शन A, B, C, D और E इस पैटर्न पे आपका पेपर डिवाइड होने वाला है, ठीक है। सेक्शन A में आपको 1 मार्क के क्वेश्चन मिलना है, सेक्शन B में 2 मार्क के, सेक्शन C में आपको मिलेंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस, सेक्शन D में 4 मार्क और सेक्शन E में भी आपको मिलेंगे 4 मार्क के क्वेश्चन, वो भी 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका पेपर डिवाइड होगा। अब यहाँ पे जो काम की बात है वो ये है कि सेक्शन A आपका ओवरऑल MCQ बेस्ड, बी और सी सेक्शन में आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, डी में लॉन्ग आंसर लिखना है और ई में आपको केस बेस्ड आंसर्स करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से और देखते हैं वही सारे क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। सेक्शन ए MCQ का ये रहा पहला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग OSS। अब OSS क्या होता है? OSS दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपका जो साइबर एथिक्स वाला चैप्टर है उससे लिया गया ये क्वेश्चन है। यहां पर आपको OSS से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपके पास में चॉइस है 4, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू OSS। यदि आपको OSS का फुल फॉर्म पता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आपको इसका मीनिंग भी 100% पता होगा। क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर?
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सभी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, और साथ ही इन सारे सॉफ्टवेयर्स के सोर्स कोड हमें मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सोर्स कोड समझ रहे हो, जिस पर्टिकुलर कोड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आपको फ्री में अवेलेबल होता है। उस कोड को आप कस्टमाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो बात समझ में आ गई। वो सॉफ्टवेयर आपके ओएसएस होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया हुआ है, तो पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ओएसएस सॉफ्टवेयर है। उसका प्रोग्रामिंग कोड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके किसी नए वर्जन को भी लॉन्च कर सकते हो यदि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो। सो कुल मिला के बात क्या हुई, ओएसएस दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है। यही इसका बेस्ट फीचर है जिससे इसे पॉपुलर बनाया गया है। फाइन। सो ऐसी यदि हम बात करें मोजिला फायरफॉक्स की, सो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या है, आपके ओएसएस सॉफ्टवेयर्स हैं। सो इट इज अवेलेबल फॉर नॉमिनल और जीरो लाइसेंसिंग एंड यूजर्स चार्जेस। ये जो सॉफ्टवेयर है वो नॉमिनल और जीरो लाइसेंसिंग के साथ में मिलते हैं आपको। इट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स फ्रीली, इसे आप फ्रीली शेयर कर सकते हो, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। इट इज मॉडिफिएबल, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। यस, जो मैंने अभी बताया वही तीनों पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया अच्छे से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑल ऑफ दी अबव। कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हो, उनके जो कोड है उनमें चेंजेस कर सकते हो, फ्रीली आप उन्हें शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, या फिर जिन्हें भी आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को देना है। इट इज अवेलेबल फॉर नॉमिनल और जीरो कॉस्ट पे या फिर कुछ नॉमिनल सी कॉस्ट भी अप्लाई होती है। ओके, सो ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो अब साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पढ़े थे, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन बेस्ड इन सारे सॉफ्टवेयर्स पे बनता है 100% एग्जाम में। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में वो आपको साइबर एथिक्स वाले चैप्टर से ही मिलेगा, और हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो या किसी इसी तरीके से बना हुआ कोई सॉफ्टवेयर पर बेस्ड क्वेश्चन हो। ओके, सो सारे सैंपल पेपर्स आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए अप्रॉक्स 8 से 10 सैंपल पेपर लेकर आएगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम पर बेस्ड होंगे, और हम सभी सैंपल पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और एग्जाम को फोड़ कर आ सको आप, और फुल मार्क्स लेकर आओ, मतलब 50 में से 50 पूरे मार्क्स आपके पक्के हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ वेब पेज और फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हो आप, वेब पेज को कॉपी करते हो, कहां से, सर्वर से अपने कंप्यूटर पे आप करते हो। आप सर्वर से कोई भी फाइल यदि आपको अच्छी लगती है, आपके काम की होती है, सपोज कोई सॉन्ग फाइल हो गई, कोई मूवी की फाइल है, या फिर कोई डॉक फाइल है, आपको वो पसंद आ रही है, आपके लिए अच्छी, कोई पीडीएफ हो गई, आपके लिए यूजफुल है, तो आप उसे क्या कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, जनरली हम करते हैं ये काम, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, नेविगेटिंग और सर्फिंग। सो इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो होता है डाउनलोडिंग। मतलब आप इंटरनेट सर्वर से कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, इट मींस कि आप उस क्या कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो किसी फाइल को, राइट। सो उसे हम क्या बोलते हैं, किस टर्म से जानते हैं, डाउनलोडिंग। अब अपलोडिंग क्या हुआ, इसी का ऑपोजिट। जब आप अपनी कोई फाइल को एज ए वेब पेज क्या करते हो, सर्वर पर स्टोर करवाते हो, सर्वर पर कॉपी करते हो, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। जैसे वेबसाइट, वेब पेज आप अपने क्रिएट करते हो, है ना, क्रिएट करके हम सर्वर पर कुछ स्पेस को परचेज करके हमारे वेब पेज, हमारे डॉक्यूमेंट को एज ए वेब पेज, वेबसाइट के फॉर्म में अपलोड करते हैं, राइट। तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। नेविगेटिंग और सर्फिंग का मतलब क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज किसी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड सर्फिंग। या आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज को नेविगेट कर रहे हो, किसी वेबसाइट को देख रहे हो, तो वो नेविगेटिंग कहलाता है। ओके, सो यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डाउनलोडिंग। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, यदि आपको ये पता है कि ये करेक्ट आंसर है तो ये तीनों रॉन्ग क्यों है वो भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अपलोडिंग के लिए पूछ लिया जाए, इसका जस्ट ऑपोजिट, कि जब आप सर्वर पे कोई चीज स्टोर करवाते हो या कॉपी करते हो अपने कंप्यूटर से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो अपलोडिंग होता है। सो तीनों चारों तरफ से आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए कि एक ऑप्शन यदि सही है तो तीनों गलत भी क्यों है। ओके, यदि ये चीज क्लियर है तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है 100%। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज BCC इज यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। What does BCC stands for?
बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से आइदर इन डिफरेंशिएट आइदर इन वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। ओके, सो बीसीसी जो है इसका यूज किया जाता है ईमेल की कॉपीज को सेंड करने के लिए। आप एक मैसेज लिखते हो, एक ईमेल क्रिएट करते हो, अब आप चाहते हो कि वो मेल मल्टीपल पर्सन्स तक शेयर करना, एक ही मेल आपने लिखा हुआ है उसको आप मल्टीपल मेल एड्रेस के लिए करते हो। ओके ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए हम बीसीसी क्रिएट करते हैं। तो ये बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? सो यहाँ पे हम दो तरीके की कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज सीसी एंड बीसीसी। पहले हम ये समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल जब आप शेयर करना चाहते हो एक से ज्यादा पर्सन को, क्या बताया मैंने, जब आप ईमेल एक से ज्यादा रिसिपिएंट को शेयर करना चाहते हो तो हम सीसी बीसीसी का यूज करते हैं। ये दो फील्ड्स होती हैं जहां पे आप ईमेल एड्रेस लिखते हो। सपोज आपको अपने बर्थडे का इन्विटेशन भेजना है, आपने बढ़िया सुंदर सा एक ईमेल बना लिया, ठीक है, अब उसको आपको अपने 10 फ्रेंड्स तक शेयर करना है। तो 10 फ्रेंड्स के जो भी ईमेल एड्रेसेस होंगे आप या तो उसको सीसी में लिखोगे या तो बीसीसी में लिखोगे। तो अब यहाँ पे सीसी और बीसीसी का काम क्या हुआ? सीसी का काम होता है कि जो भी 10 ईमेल एड्रेस आपने लिखे 10 फ्रेंड्स के, वो हर एक फ्रेंड के पास पहुंचेंगे और उन्हें पता चलेगा कि किन किन को इन्वाइट किया है, क्योंकि सभी के ईमेल एड्रेस एक एक इंडिविजुअल को शो हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा उससे? सीसी से कार्बन कॉपी क्रिएट होगी। क्या होगी? कार्बन कॉपी क्रिएट होगी। मतलब 10 जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किए, हर एक इंडिविजुअल को ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर मेल कितने ईमेल एड्रेस तक भेजा गया है। और बीसीसी में क्या क्रिएट हो जाएगा? बीसीसी में आपकी क्रिएट होगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या क्रिएट होगी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईमेल शेयर किया जाएगा हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचेगा और हर एक इंडिविजुअल को ये पता चलेगा कि ये मैसेज सिर्फ उसी के लिए आया है। ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये कितने लोगों को किया गया है, कितनी कार्बन कॉपी इसकी बनाई गई हुई है। समझ में आया? सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम बीसीसी को कहते हैं। जब इस पर्टिकुलर फील्ड में आप ईमेल एड्रेसेस को कॉपी करोगे तो हर एक इंडिविजुअल के पास में मेल जाएगा और उसके पास इन सभी मेल एड्रेसेस का कोई भी निशान नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा कि ये मेल कितने लोगों को भेजा है। ओके, बाकी कार्बन कॉपी में हर एक इंडिविजुअल को पता होगा कि पर्टिकुलर मेल कितने लोगों के लिए बनाया गया है, कितने लोगों को शेयर किया गया है। हर एक के मेल एड्रेस यहाँ पे विजिबल होंगे और यहाँ पर सिर्फ उसी इंडिविजुअल का मेल एड्रेस होगा जिसे भेजा गया है। फाइन, सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। बीसीसी का क्या फुल फॉर्म हो गया आपका? बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड क्लाइंट कॉपी, बेसिक क्लाइंट कॉपी। आंसर इज बी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंस फॉर्म से पूछा जाता है, आपसे 2 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, जो वेब सर्विसेज वाला हमने चैप्टर देखा था, कौन सा चैप्टर देखा था? वेब सर्विसेज। उसमें हमने ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, डिफरेंट टाइप की वेब सर्विसेज को पढ़ा था। सो उन्हीं पर बेस्ड, उन्हीं में से जो ईमेल वाली फैसिलिटी है ना, सर्विस है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईमेल के क्या क्या नेसेसरी फील्ड्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बनता है ना। सो समझ में आ गई मेरी बात? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऐसे ही आपसे यहाँ पे सीसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, है ना। सो ये भी ध्यान रखना, बीसीसी की जगह आपसे सीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, दैट इज कार्बन कॉपी। और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू एक्सेस अ वेबसाइट वन नीड्स टू एंटर द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। ऑब्वियस, जब आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो? उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो, उस वेबसाइट का यूआरएल लिखते हो। यूआरएल मतलब एड्रेस, कि सर्वर पर पर्टिकुलर वेबसाइट किस नाम से स्टोर है, वही नाम क्या कहलाता है? उस पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब एड्रेस कहलाता है, जिसे हम यूआरएल के नाम से जानते हैं। सपोज आपको मैग्नेट ब्रेन्स को वेबसाइट को एक्सेस करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की, तो आप क्या लिखोगे? www.magnetbrains.com। तो ये क्या हो गया जो मैंने भी बताया आपको, www.magnetbrains.com। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट का नाम है ये आपका क्या हो गया? यूआरएल हो गया। इस वेबसाइट को यदि आपको एक्सेस करना है तो आपको यही यूआरएल लिखना पड़ेगी, है ना। जब आप ये यूआरएल लिखोगे, इट मींस कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, क्लास 10 कंप्यूटर के सैंपल पेपर्स प्रीवियस देख पाओगे, और भी जो सब्जेक्ट्स की आपको स्टडी करना है उनकी वीडियोस देख पाओगे, है ना। सो किसी भी वेबसाइट को यदि आपको एक्सेस करना है तो हमें उसको यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना होता है, ये हमें अच्छे से पता है। अब ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता क्या है, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। फाइन, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना,
हर साल किसी ना किसी तरीके से इसको पूछा जाता है, किसी भी तरीके से वो बोलते हैं ना कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो बराबर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यूआरएल वाला क्वेश्चन आपसे हर साल पूछेंगे। सो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये होता क्या है ये भी पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, कितने पार्ट में यूआरएल डिवाइड होता है ये भी पता होना चाहिए। सो ये 4 चीजें यदि आपको पता है यूआरएल की, तो यूआरएल का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, गारंटी। सो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिफॉर्म लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिफॉर्म लोकेटर। सो इसका फुल फॉर्म होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्यों है ये भी समझ लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही क्यों है, इनमें से और कोई सा क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज कि जो भी वेबसाइट आप सर्वर पे स्टोर करवाते हो, सर्वर पे जो भी यूआरएल होती है, जो भी वेब एड्रेस होता है, पहली बात तो वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब कि फिक्स्ड होता है और यूनिक होता है। क्या होता है? फिक्स्ड और यूनिक। मतलब कि www.magnetbrains.com यदि आप एक्सेस कर रहे हो तो आप सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे, इसी नाम से कोई और डेटा आप क्रिएट नहीं कर सकते, या आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से कोई 2-3 वेबसाइट नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल एक ही वेबसाइट मिलेगी, राइट। आपके स्कूल की वेबसाइट का कुछ और यूआरएल होगा तो उससे आपको सिर्फ आपके स्कूल की वेबसाइट एक्सेस होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सेम नाम से बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, नहीं। तो यूनिफॉर्म होता है, फिक्स्ड होता है, किसी भी वेबसाइट का नाम, उसका एड्रेस। ओके, जैसे आपके घर का एड्रेस एक ही है, आपके घर के एड्रेस पे कोई और बहुत सारे लोग तो नहीं रहते, उनका एड्रेस तो आप नहीं बता पाओगे। समझ में आया? वो एक इंडिविजुअल बात अलग है कि आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, अदर देन हम उनकी बात कर रहे हैं, फाइन। सो जैसे आपका एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वेबसाइट्स के भी इंडिविजुअल और फिक्स्ड और यूनिक एड्रेस होते हैं, जिनसे उन्हें पहचाना जाता है, जहां पर उनका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। सो फिक्स्ड और यूनिक हुआ, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। अब सर्वर पर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं। भाई सर्वर हर एक वेबसाइट को, वेब पेज को रिसोर्स के नाम से जानता है। जैसे नेटवर्क में यदि कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं, राइट। अब यदि आपने प्रिंटर, स्कैनर को भी उस नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया तो उन्हें हम रिसोर्स बोल देते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से वेबसाइट भी एक रिसोर्स की तरह ही यूज की जाती है, सर्वर एक रिसोर्स की तरह ही उसे एक्सेस करता है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया? वेबसाइट को क्या बोल रहे हैं? रिसोर्स। अब जिस जगह पर वो लोकेट होती है, ओके, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोकेटर। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म। इसका यदि मतलब आपको पता है ना एक एक वर्ड का, तो आप क्लियरली बता के ला सकते हो कि www.magnetbrains.com ये एक यूआरएल है ना, और ये यूआरएल फिक्स्ड है। मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस आपको इसी यूआरएल पे मिलेंगे जब आप ये टाइप करोगे तब, ठीक है। बाकी और कोई दुनिया के किसी की चीजें नहीं मिलेगी, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स की मिलेगी, और इसी नाम से ये सर्वर पर स्टोर होगी। इसके अलावा किसी और नाम से कोई और चीजें नहीं मिलना है। तो यूनिफॉर्म, फिक्स्ड, यूनिक नाम है ना। और इस वेबसाइट को किस नाम से हम समझते हैं और कैसे समझते हैं? सर्वर इसे रिसोर्स की तरह समझता है, इसे एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है, और जिस जगह पर लोकेट होता है सर्वर पर, उस लोकेशन को पहचानता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। अब ये जो यूआरएल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से 3 पार्ट होते हैं यूआरएल के? इसे तो हम कहते हैं भैया डोमेन नेम। क्या कहते हैं इसे हम? डोमेन नेम या फिर एड्रेस, ओके, वेब एड्रेस। क्लियर हुआ? कंप्लीट। और यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर आपको HTTP दिखा हुआ दिखता है, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, कि कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल है, फाइन। इसके बाद आ जाओ, यहां पर सपोज आप क्लास 10 एक्सेस कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा यहां पर पाथ। तो कोई भी यूआरएल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP, जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हो। ये HTTP प्रोटोकॉल ही वर्क करता है वेब सर्वर से डेटा को एक्सेस करना, सर्वर से डेटा को लेकर आना और वेब ब्राउजर पे शो करवाना, काम HTTP का ही होता है। उसी के बाद आपको सारी वेबसाइट का मेन एड्रेस शो होता है, डोमेन नेम शो होता है, ओके। देन उसके बाद स्लैश लगा के आपको सारा पाथ मिलता है कि इस वेबसाइट में आपको किस वेब पेज पे जाना है। सपोज आपको क्लास 10 पे जाना है, क्लास 10 में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको सैंपल पेपर देखना है या चैप्टर 6 देखना है ना। तो इस तरीके से फिर फर्दर पाथ मेंशन होता है। सो समझ में आ गया? इस पर बेस्ड भी एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे हमने यूआरएल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। सो क्या हो गया? फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, वर्ड याद रखना अच्छे से, एक एक, कंफ्यूज मत होना। नॉट रिफॉर्म, नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल भी नहीं होगा और रिफॉर्म करके भी कुछ नहीं होगा, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश सर्विसेज इंक्लूड रिव्यूइंग अकाउंट बैलेंस, सेंडिंग ई पेमेंट्स एंड ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, बैंक जाते हो आप,
बैंक में जाके क्या करते हो, यही सारे काम करते हो ना, अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेक करते हो, है ना, क्लियर। और फंड को यदि ट्रांसफर करना है तो वो कर लेते हो, आप विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो। लेकिन आजकल तो हमारे पास फैसिलिटी है, सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है, राइट। सो ऑनलाइन हो गया है तो हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी का भी यूज़ कर लेते हैं। यदि इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग में भी आप यही करते हो, ई पेमेंट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फंड को, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, पासबुक चेक कर सकते हो, राइट। सो इस पर्टिकुलर सर्विस को हम किस नाम से जानते हैं, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन, ई पोस्टिंग, ईमेल। आंसर ही बता दिया मैंने, ऑब्वियस, इसे हम जानते हैं ई बैंकिंग के नाम से। अब ई रिजर्वेशन, ई पोस्टिंग, ईमेल तो क्लियर है, ये भी सारी हमने सर्विसेज, वेब सर्विसेज में पढ़ी है। ई रिजर्वेशन में आप किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन करवा सकते हो अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक मींस की मदद से। चाहे आप कोई ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हो, उसको रिजर्व कर सकते हो। 24/7 आवर्स आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से काम करते हो तो, इन सर्विसेज को एक्सेस करते हो तो, ठीक है। अब ईमेल भी पता ही है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, हमारे मैसेज को फॉर्म करते हैं, और मैसेज को फॉर्म करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से क्रिएट करते हो मैसेज को, ग्रीटिंग्स के साथ ईमेल एड्रेस लिखते हो, फिर उसे हम शेयर करते हैं फर्दर रेसिपिएंट्स तक, ठीक है। अब ईमेल की भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ई बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर, फाइन। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन बैंकिंग भी लिख कर देते, नेट बैंकिंग भी लिख कर देते तो भी करेक्ट होता। ओके, देख लेना। अब ऐसा नहीं कि ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग भी लिखा रहेगा या नेट बैंकिंग भी लिखा रहेगा, तो आपको उस पर टिक मार्क करके आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया ये तो, राइट। इंटरनेट के बारे में तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है, क्योंकि सभी यूज करते हैं भाई इंटरनेट को, है ना। आजकल हर एक एज का पर्सन इंटरनेट का यूज करता है। मोबाइल, लैपटॉप, पीसी का हम यूज करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस का हम यूज करते हैं। इंटरनेट से तो आप सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होगी, बस डेफिनेशन ही आपको यहाँ पे समझना है। अगर इन चारों ऑप्शन में आप इंटरनेट की डेफिनेशन समझ गए तो आप करेक्ट आंसर टिक करके आ जाओगे। जल्दी बताओ। अ सिंगल नेटवर्क, a vast collection of different network, interconnection of local area network, interconnection of wide area network. So obvious, एक सिंगल नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कहते हैं, है ना। a vast collection of different network, अलग अलग नेटवर्क का वास्ट कलेक्शन होता है क्या, नो। इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया में सपोज एक बिल्डिंग में कनेक्शन है नेटवर्क का, तो क्या वो कह रहेगा इंटरनेट, नहीं। इंटरनेट होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्यों, क्योंकि हमने वैन का एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था, इंटरनेट। मतलब यहां पर बात कर रही हूं मैं टाइप ऑफ नेटवर्क की, तो 3 टाइप के नेटवर्क देखे थे, लैन, मैन एंड वैन। सो लैन में क्या आता है, जब किसी 2 बिल्डिंग के या किसी कैंपस में 10, 12, 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, है ना। मतलब हम बात कर ले 10 मीटर की रेंज में यदि कुछ कंप्यूटर से उनको कनेक्ट कर दिया तो वो लैन हो गया, स्मॉल रेंज के लिए यूज होता है, फाइन। अब यहां पर हम बात कर ले मैन की, तो मैन का क्या मतलब हो गया आपका, यहाँ पर जो सिटी टू सिटी यदि बात करें कि 2 सिटी के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन हो गया। अब जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने नेटवर्क हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं। सो क्या फॉर्म कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो दे फॉर्म इंटरनेट। तो इंटरनेट इज ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। ग्लोबली जितने भी कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क है, जब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एंड दे शेयर रिसोर्सेज, दे शेयर फाइल्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, दिस इज नोन एज इंटरनेट। सो इंटरनेट क्या हो गया आपका, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखना। ओके, अब ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा था, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क और इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। बट ये यदि ये ऑप्शन नहीं होता, नन ऑफ द अबव दिया होता या कुछ दिया होता, तो हम इसको भी टिक कर सकते थे, फाइन। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया और क्लियरली होता ही है, वैन का ही एग्जाम्पल इंटरनेट होता है। वर्ल्ड वाइड जब सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, दे कम्युनिकेट ईच अदर, this interconnection is called internet. So D is the correct answer. देखो कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए बहुत सारे पॉइंट्स, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमें पता है बहुत इजी टर्म है, राइट। सो वैन का एग्जाम्पल, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, इंटरनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग लोअर केस लेटर्स। आ गए हम HTML के क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से आपको HTML के क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू में, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क, सोसाइटल इंपैक्ट, इंटरनेट सर्विसेज, वेब सर्विसेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है यहाँ पर कि कौन सा करेक्ट वे है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट वे है टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूजिंग लोअर केस लेटर। अब जैसी बात आ रही है HTML में लिस्ट क्रिएट करना है, तो लिस्ट हमें पता है, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि HTML में दो तरीके से लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। कौन कौन से लिस्ट क्रिएट करते हो आप? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। पता चल गया, याद है, वीडियोस देखिए ना, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है मैंने लिस्ट पर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं HTML का भी, सारे चैप्टर्स का, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। OL का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर्ड लिस्ट, और UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे ही हमने लिस्ट पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि OL और UL दो टैग होते हैं जिनसे आप लिस्ट क्रिएट करते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं ये समझ लो पहले तो। यहाँ पर हम यूज करते हैं UL और OL टैग को, इस तरीके से टैग यूज होता है भाई। कैसा होता है ये? कंटेनर टैग होता है, ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि इसमें जब आइटम्स क्रिएट करते हो तो वो LI टैग की मदद से आप आइटम लिस्ट के आइटम क्रिएट करते हो। LI मतलब लिस्ट आइटम, ये आइटम हमने क्रिएट कर लिए, यहाँ पे आप आइटम्स के नाम लिख देते हो। अब ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब OL से इस तरीके की लिस्ट क्रिएट होती है ना, कुछ ऑर्डर फॉर्म में ABCD 1 2 3 4 या ऐसे रोमन नंबर्स के फॉर्म में भी आपने देखा ना, लिस्ट ऐसी क्रिएट होती है, कुछ ऐसे लिस्ट क्रिएट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ बुलेटेड फॉर्म में लिस्ट क्रिएट होती है, देखा होगा आपकी बुक में भी लिस्ट होती है, या आप किसी चीज की लिस्ट बनाते हो, स्क्वायर भी बने होते हैं लिस्ट के आइटम्स के पहले। कुछ इस तरीके की जब लिस्ट क्रिएट होती है तो वो अनऑर्डर्ड कहलाती है। डिफरेंस बता दिया दोनों में, समझ में भी आ गया अच्छे से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला है आपसे कि आपको लिस्ट को क्रिएट करना है यूजिंग लोअर केस लेटर्स। तो अब लिस्ट में आपको लोअर केस लेटर्स के अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट करनी है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर्ड लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका टैग कौन सा होगा? OL। तो यहाँ देखो OL टैग है, यस, तीनों में OL टैग यूज किया है, फाइन। लोअर केस में आपको लिस्ट स्टार्ट करनी है, तो OL टैग का कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करोगे जिससे आप लोअर केस में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो? तो यहाँ पे OL टैग के एट्रीब्यूट को रिकॉल करो। कौन कौन से एट्रीब्यूट देखे थे हमने OL टैग के? स्टार्ट, टाइप, भाई किस नंबर से आपको लिस्ट को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में मेंशन कर देते हैं, 10 से स्टार्ट करना है, 1 से, 5 से, 6 से, रोमन नंबर से, अल्फाबेट से। फिर उसके बाद टाइप आ जाता है, तो टाइप में आप मेंशन करते हो कि किस टाइप की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। तो दो एट्रीब्यूट हमने स्टार्ट और टाइप देखे थे। सो यहाँ पे देख लो कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज हुआ है OL टैग का। OL अल्फा, अल्फा नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, पहला यही रॉन्ग हो गया। OL टाइप, यस, टाइप नाम का भी मैंने बताया कि एट्रीब्यूट होता है, तो टाइप इक्वल्स टू स्मॉल लेटर में क्रिएट करना है, तो स्मॉल लेटर हमने A ले लिया, B इज द करेक्ट आंसर। C देखो OL लेटर, लेटर नाम से कोई एट्रीब्यूट होता है क्या? नहीं होता है, नन ऑफ द अबव, ये भी रॉन्ग, क्योंकि OL टैग में दो ही एट्रीब्यूट हमने पढ़े हैं अच्छे से। एक स्टार्ट पढ़ा है, सपोज आपको Z से स्टार्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बनानी है तो आपने Z लिख दिया है, या आपको Z के बाद या हम बोले कुछ क्या समझ लें आप, यहाँ पर रोमन नंबर से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है 2 नंबर से, तो स्टार्ट मेंशन कर दिया। टाइप, जैसा आपको टाइप रखना है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, जो आपको जिस फॉर्मेट में रखना है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो स्टार्ट और टाइप दो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो B वाला होगा, OL टाइप इक्वल्स टू A। तो सभी लिस्ट के, दो ही लिस्ट बताई मैंने, OL और UL, इनके एट्रीब्यूट को अच्छे से कर लेना। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपको इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, किसी भी फॉर्मेट में मिलेंगे। तो बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पे फिर से क्लियर कर दिया कि OL और UL टैग यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। टैग कंटेनर टैग होता है, LI टैग की मदद से आप लिस्ट के आइटम क्रिएट करते हो, और एट्रीब्यूट स्टार्ट और टाइप यूज होता है। इतना ही याद कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर पेपर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रॉपर्टी वुड यू यूज टू कन्वर्ट द फॉन्ट फ्रॉम नॉर्मल टू इटैलिक? अब नॉर्मल से इटैलिक में फॉन्ट को कन्वर्ट करना है, क्या करना है? नॉर्मल से इटैलिक में फॉन्ट को कन्वर्ट करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो? अब जैसे आ जाओ प्रॉपर्टी पर, तो प्रॉपर्टी कहां पर आपने देखा था? ये क्वेश्चन हमारा है किससे? CSS वाले चैप्टर से, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था
कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हमने देखा था जो HTML में आपने टैग्स पढ़े हैं उन टैग्स को ही हम CSS में प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को और ज्यादा डेकोरेटिव वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 टाइप की CSS को हम यूज करते हैं। कौन सी 3 स्टाइल शीट्स होती है? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इन सभी पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है प्रैक्टिकल के साथ। अगेन बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, प्ले स्टोर में आप तो ऐप भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि कौन सी CSS की प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे जब आपको फॉन्ट को कन्वर्ट करना है नॉर्मल से इटैलिक। अब इटैलिक सभी को पता है ना, नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सारी फॉर्मेटिंग होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो फॉन्ट टैग का यूज करते हैं HTML में। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? फॉन्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब फॉन्ट प्रॉपर्टी आप यूज करते हो या पैराग्राफ प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं हम, जनरली पैराग्राफ के अंदर भी आप फॉन्ट को अप्लाई करते हो, राइट? तो यहाँ पे देखो आप फॉन्ट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लोगे? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेट। सो नॉर्मल से इटैलिक यदि आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप जिस प्रॉपर्टी का यूज करोगे वो प्रॉपर्टी आपकी होगी फॉन्ट स्टाइल, क्योंकि हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहे हैं एक तरीके से। नॉर्मल जो आप लिखते हो, सपोज आपने नॉर्मल इस तरीके से लिखा, मैग्नेट ब्रेन्स, ओके, तो अब इसको आप इटैलिक में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो तो इटैलिक में कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, ये इटैलिक वे में दिखेगा, राइट? तो जब इटैलिक वे में आपको कन्वर्ट करवाना है सो नॉर्मल से इटैलिक में, तो हम फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं। अब फॉन्ट स्टाइल कैसे यूज होगा ये भी देखो, और फॉन्ट फैमिली, वेरिएंट, वेट क्यों नहीं यूज हुआ ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना? सो फॉन्ट फैमिली में तो आपके क्या आ जाएंगे? फॉन्ट फैमिली में आ जाएंगे आपके फॉन्ट के नाम यदि आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि एरियल से टाइम्स न्यू रोमन, या फिर आप कैलिबरी सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी इस तरीके के फॉन्ट के नाम चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं हम प्रॉपर्टी का। फॉन्ट वेरिएंट में आप बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग वो कर सकते हो, है ना, बोल्ड करने के लिए बेसिकली। और फॉन्ट वेट में आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। फॉन्ट आपको 12 साइज के रखने हैं या 15 या 20, जो भी आपको साइज सेट करना है तो वो सेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारी प्रॉपर्टीज फॉन्ट की पता होना चाहिए, क्योंकि सब एक जैसी लगती है, कंफ्यूजन होता ही है जनरली। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि फॉन्ट फैमिली से क्या चेंज हो रहा है, फॉन्ट का, फॉन्ट फैमिली से चेंज हो रहा है फॉन्ट का नाम, कि फॉन्ट आपको कैसे रखने हैं, एरियल रखने हैं, टाइम्स न्यू रोमन रखने हैं, और फॉन्ट स्टाइल से आप नॉर्मल इटैलिक कन्वर्ट कर पा रहे हो, है ना। फॉन्ट वेट से आप फॉन्ट का वेट बदल सकते हो, मतलब फॉन्ट का साइज बदल सकते हो। सो यही प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। ओके, समझ में आया? नाउ आगे बढ़ जाए। Which property is not valid for the body tag? Which property is not valid for body tag? बॉडी टैग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड, कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है? अब बॉडी टैग का सारे एट्रीब्यूट हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। प्रीवियस यदि आपने सैंपल पेपर्स देखे हैं या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हो तो मैं श्योरली बोल रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना बॉडी टैग का, जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये किसी भी तरीके से पूछ रहे हैं आपसे, किसी भी तरीके से, और हर साल पूछा जा रहा है। तो अब जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बॉडी टैग हम सभी ने देखा है, ठीक है, और इस टैग को क्लोज भी करते हैं, कंटेनर टैग होता है। अब मैं बात कर रही हूँ इनके एट्रीब्यूट्स की। तो इनके एट्रीब्यूट्स में 2 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन से 2 एट्रीब्यूट हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है? कौन से 2 एट्रीब्यूट हो गए? पहला एट्रीब्यूट है आपका बीजी कलर और दूसरा एट्रीब्यूट है आपका बैकग्राउंड। अब जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि बीजी कलर और बैकग्राउंड इन दोनों का क्या यूज है। आप बैकग्राउंड कलर किससे सेट करते हो और बैकग्राउंड में यदि इमेज लगाना है तो हम किसका यूज करते हैं? तो इनके नाम से समझ जाओ कि बीजी कलर का मतलब कि यदि आपको बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, आप चाहते हो कि वेब पेज के बैकग्राउंड में रेड, येलो, ब्लैक कलर हो जाए तो बीजी कलर का यूज करते हैं। और यदि आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई सी इमेज आ जाए, जैसे सपोज कोई फ्लावर की इमेज आपको लगानी है तो flower.jpg इस तरीके से आप इमेज का पाथ लिखोगे, इमेज का नाम लिखोगे तो बैकग्राउंड में इमेज सेट हो जानी है। तो बात समझ में आ गई मेरी? कुल मिला के क्या बता रही हूं मैं आपको ये बता रही हूँ कि बॉडी टैग के एट्रीब्यूट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बीजी कलर और बैकग्राउंड 2 ऐसा एट्रीब्यूट है जिन पर क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंटली बनता है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पर बेस्ड। तो ध्यान रखना है आपको कि बीजी कलर बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए यूज होता है और बैकग्राउंड किसके लिए यूज होता है? बैकग्राउंड में एज ए वॉलपेपर जब आप इमेज सेट करते हो उसके लिए। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ कि विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। अब इनमें से बता दो कौन सा एट्रीब्यूट बॉडी टैग का वैलिड नहीं है।
तो बैकग्राउंड ये एट्रीब्यूट होता है, हमने अभी देखा। बीजी कलर ये एट्रीब्यूट भी होता है, हमने अभी देखा। अब आ जाओ कलर, तो कलर नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। और वी लिंक, ए लिंक, मतलब ये भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, समझ जाओ। वी लिंक, ए लिंक और लिंक, ये तीनों एट्रीब्यूट भी होते हैं। क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों एट्रीब्यूट तो होते हैं, नॉट वैलिड बताना है। तो कौन सा वैलिड नहीं है, तो जो वैलिड नहीं है वो है आपका आंसर कौन सा, बी। कलर नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। कैसा होता है, बीजी कलर होता है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों की, वी लिंक, ए लिंक और लिंक की। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब आप वेब पेज क्रिएट करते हो तो उस पर आप लिंकिंग भी क्रिएट करते हो, मतलब आप लिंक बनाते हो कि किसी पर्टिकुलर क्लिक हियर पे जब आप क्लिक करो तो नया वेब पेज ओपन हो जाए, राइट। इस तरीके की लिंकिंग हम क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो जब आप लिंक क्रिएट करते हैं तो लिंक का कलर यदि आपको सेट करना है कि आपके वेब पेज में जहां भी कहीं भी लिंक है, और लिंक का कलर यदि आप चाहते हो कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो सेट हो जाए, जब आप लिंक पे क्लिक करो तो कोई और लिंक का कलर हो, जब आप लिंक को विजिट कर लो तो कोई और कलर से लिंक शो हो, जब विजिटेड लिंक नहीं हो, जितनी विजिटेड हो नहीं हो उनके कलर डिफरेंट शो हो, तो उसके लिए हम इन एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। लिंक में जो भी लिंक का कलर सेट करोगे आप वो दिखेगा। जब लिंक पे आपने क्लिक किया तो एक्टिव लिंक का कलर चेंज हो जाएगा, और जब आपने लिंक पे क्लिक करने के बाद उसको विजिट कर लिया और जब आप बैक करके वापस आए तो विजिटेड लिंक का क्या कलर होगा वो आप यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आपको सेट करना है। सो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बॉडी टैग की। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइदर इन एमसीक्यू फॉर्म और इन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। सो बीजी कलर, बैकग्राउंड, वी लिंक, ए लिंक, लिंक, ये 5 बॉडी टैग के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। सो क्वेश्चन क्लियर, आंसर देख लें। कलर इज नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। फाइन, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉपर्टी टेल्स हाउ मेनी रोज अ सेल शुड मर्ज। क्या पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो बताती है कि कितने नंबर ऑफ रोज सेल्स की मर्ज हुई है। तो अब आ गए हम कहां पर, टेबल टैग पर। टेबल टैग के जो इंपॉर्टेंट टैग्स थे कौन कौन से देखे थे, जल्दी बताओ। टेबल टैग में हमने पढ़ा था टेबल टैग, इसको क्लोज करते हैं, ये भी कंटेनर टैग होता है। टेबल कैसे क्रिएट होती है, टेबल टैग लिखने से नहीं क्रिएट होती, इसमें आपको क्या क्रिएट करना होता है, टेबल रो क्रिएट करनी होती है। जितनी रो आपको क्रिएट करनी है ना, तो टीआर टैग की मदद से आप टेबल की रो क्रिएट करते हो, ठीक है। अब टेबल रो में जो कॉलम्स बनते हैं, जो सेल बनती है, भाई टेबल ऐसी ही होती है ना, इसी तरीके से टेबल बनती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। तो ये सेल किससे क्रिएट हो रही है, ये कॉलम्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, टीआर से तो रो क्रिएट हो रही है ना। सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं टेबल डेटा। सपोज हमने यहाँ पर पहला टेबल डेटा में पहली रो में 1 लिखा, तो ये एक 1 नाम से रो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टेबल रो में आप नेक्स्ट डेटा क्रिएट कर सकते हो। तो टीडी टैग मल्टीपल आप टेबल रो में लिख सकते हो, ठीक है। अब बात हो रही है इस क्वेश्चन में, किसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बात हो रही है रोज को मर्ज करने की। किसकी, रो को आपको क्या करना है, मर्ज करना है। जब आपको रो को मर्ज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर ये कुछ रो बना दी, ठीक है, और कॉलम बना दिया। अब आपको इन दो रो को मर्ज करना है। किसको मर्ज करना है, आपको इन दो रो को मर्ज करना है। तो ये देखो 2 रो मर्ज हो गई ना, तो ये मर्जिंग जो हुई है, इस मर्जिंग के लिए हम किस एट्रीब्यूट का, किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ना, मर्ज के लिए ये 2 रो यहाँ पे मर्ज हो गई, तो इसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं, रो स्पैन का यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, तो ध्यान रखना है। रो को मर्ज करना है तो रो स्पैन का यूज करना है, कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन का यूज करना है। ये क्वेश्चन में आपको रोज की जगह कॉलम भी पूछ सकते हैं। ओके, सो क्या हो गया करेक्ट आंसर, बी। देखो ध्यान से, रो स्पैन इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पे बोला हो जाता है कि एक टेबल भी दे सकते हैं और टेबल में पूछ सकते हैं कि आपको 2 रो को मर्ज करना है, 5 रो को मर्ज करना है, और कोड भी लिख कर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज करते हैं। किस टैग में लगाओगे आप, टीआरटीडी टैग में लगाते हैं उसको, ठीक है। किसके एट्रीब्यूट हो गई आपके, टीडी टैग के एट्रीब्यूट होते हैं जनरली। ओके, सो क्लियर हो गया। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका रो स्पैन। अगेन आई एम टेलिंग कि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रो स्पैन, कॉल स्पैन में डिफरेंस भी पूछते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में डिफरेंस भी आता है। मैं साथ ही साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिकॉल करवाती चल रही हूँ, तो आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलो, एमसीक्यू को ध्यान से समझो। ओके, यही एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, ऐसा पॉसिबल है कि रोज की जगह कॉलम्स पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 12 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन बेस्ड है या इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं। सो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है, जो असर्शन दिया है वो उसी का रीजन है, एक सही है, गलत सेकंड गलत रॉन्ग है, या फिर ए सही है और रीजन आर जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है, वो करेक्ट है। इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दे रहेंगे, उन्हें हमें टिक मार्क करना है, बट उसके लिए हमें ध्यान से स्टेटमेंट्स को, असर्शन को, रीजन को पढ़ना है। फाइन। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है FOSS, FOSS इज मोर यूजर फ्रेंडली एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो आपका साइबर एथिक्स वाला जो चैप्टर है ना, उससे ये बेस्ड क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड, ध्यान से समझो। FOSS का क्या फुल फॉर्म हो गया यहाँ पर? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी हम सभी ने पढ़े हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया हमने। इज मोर यूजर फ्रेंडली, क्या ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के कंपेरेटिवली? तो पहले ये जान लो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वैसे तो पता ही होगा सबको, नहीं पता है, यदि वीडियो देखे होंगे ना इस चैप्टर के तो पता होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। नहीं देखा है तो समझ लो। फिर भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर जिनके लिए आपको बाकायदा पेमेंट करनी होती है, आप पेमेंट करके लाइसेंस सॉफ्टवेयर को खरीदते हो, उन्हें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स की सीडीज आप परचेज करते हो, फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हो, ठीक है। और जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है फिर हम वापस से उसको न्यू परचेज करते हैं, लाइक दिस। तो ये हो गया आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको आप प्रॉपर्ली इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरीके का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। साथ ही ये सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या होते हैं? यूजर फ्रेंडली भी होते हैं। मतलब कि इनका जो सोर्स कोड होता है वो आपके लिए अवेलेबल है, उसमें यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, शेयर कर सकता है, कॉपी कर सकता है, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलती है, इसलिए मोर यूजर फ्रेंडली होते हैं। पाइथन इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मोजिला फायरफॉक्स आप ले सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही लिखा हुआ है। सेकंड पे आ जाओ। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलाउज डेवलपर्स अक्रॉस द ग्लोब टू पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्या लिखा है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलाउज डेवलपर्स टू अक्रॉस द ग्लोब टू पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की मदद से डेवलपर्स जो हैं जितने भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर्स का, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पेमेंट वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपको पे करना होता है। तो जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए यूजर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर ज़्यादा ईजी होते हैं, जिनकी मदद से वो क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स को ईजिली डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की जगह यदि यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाता। सो हमने क्या देखा कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द अंडरस्टैंड द करेक्टनेस ऑफ द बोथ द स्टेटमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ये असर्शन रीजन में आ सकता है, सेम क्वेश्चन, जरूरी नहीं है। ओके, कैसे भी पूछा जा सकता है। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। असर्शन दिया हुआ है HTML इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। HTML एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। सो हम सभी को अच्छे से पता है क्योंकि हमने HTML में कोड किया है। HTML को जितने भी कोड है उसको डिफरेंट वेब ब्राउजर पे रन किया है। सो HTML के कोड ऐसा जरूरी नहीं है कि गूगल क्रोम पे ही एग्जीक्यूट हो, रेंडर हो, कोई सा भी वेब ब्राउजर पे आप HTML के कोड को रेंडर कर सकते हो इजीली। तो ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है। रीजन देखो इसका क्या दिया हुआ है भाई, असर्शन तो करेक्ट है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रीजन दिया हुआ है HTML डॉक्यूमेंट्स कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। क्या HTML के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हो? ऑब्वियस रन करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। जो असर्शन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें रीजन भी करेक्ट मेंशन है। ओके, सो ए इज अ करेक्ट एंड रीजन आर इज अ करेक्ट अकॉर्डिंग टू असर्शन ए। सो क्या आंसर्स होगा इसका? चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं। फर्स्ट है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हमें लग रहा है कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए, जो दोनों असर्शन रीजन लिखे हुए, दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है वही करेक्ट है। फिर भी हम सेकंड पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो देखो ए और आर तो ट्रू है बट यहाँ पे मेंशन है नॉट, सो ये हो गया आपका रॉन्ग।
A is true, R is false, ये भी wrong, दोनों ही true है. A is false, R is true, again wrong, दोनों true है. So first क्यों correct है ये समझ में आ गया, सारे options clear है ना कि A और R दोनों true हैं. ये देखकर confuse मत हो जाना. रीजन जो है वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दैट्स वाई A is correct. ओके, क्लियर हुआ. इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. और ये भी ध्यान रख लो कि 11th वाला क्वेश्चन आपका बेस्ड होगा इंटरनेट सर्विसेज साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पे, और जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा वो आपका HTML पर ही बेस्ड होगा, ये ध्यान रखना. तो आपको असर्शन बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस बनाने हैं, समझने हैं, कंडीशन बेस्ड वाले, वो आपके इसी चैप्टर से बनेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन बी, सेक्शन ए एमसीक्यूज वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और किस तरीके के एमसीक्यूज बन सकते हैं इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे वो भी देख लिया है ना. अब सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि ईच कैरी 2 मार्क, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा. टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन रेफरेंस टू ई बैंकिंग. ई बैंकिंग सभी को अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें आप 24/7 आवर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हो, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी का यूज करके बैंकिंग कर सकते हो. अब बैंकिंग में क्या होता है, मनी को विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, फंड ट्रांसफर करना, लोन वगैरह जो आपने लिया हुआ उसकी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप गैदर कर सकते हो, या फिर आप अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हो, पासबुक एक्सेस कर सकते हो. ये सारे काम जो आप बैंकिंग का करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप कर सकते हो अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी की मदद से. 24/7 आवर्स आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है. यही चीजें हमने यहाँ पर ई बैंकिंग में देखी भी थी, पढ़ी भी थी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें समझी थी. वीडियो अवेलेबल है ई बैंकिंग पर, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है मैंने. ई बैंकिंग को हम मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं. सो डोंट कंफ्यूज कि ये क्वेश्चन में यदि आपको ई बैंकिंग की जगह मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग पूछा जाए तो. ओके, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर एज फॉलो. First, despite of geographical barriers, the services are offered at a minimum cost. मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो. मतलब यदि आपका बैंक सपोज भोपाल में है और आप दिल्ली में हो, तो भोपाल में आपका बैंक का ब्रांच है, आप दिल्ली में रहकर भी उसे एक्सेस कर सकते हो. तो जियोग्राफिकल जो बैरियर्स है वो कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं करते. मिनिमम कॉस्ट, आपके पास जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, उसमें इंटरनेट जरूर होना चाहिए. इंटरनेट है तो आप ई बैंकिंग इजिली कर सकते हो despite of geographical barriers. Okay, using internet banking, transaction can be checked anytime, as many times as you want. आप ट्रांजेक्शन को कितनी भी बार चेक कर सकते हो, जितनी बार आप चाहो, क्योंकि आपका डिवाइस है, इंटरनेट आपके पास में है, वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप कितनी भी बार उसे एक्सेस कर सकते हो, आपको बैंक जाने की नीड नहीं होती है. ओके, बैंक चार्जेस आउट स्टेशन चार्ज फॉर द फंड ट्रांसफर, whereas using online banking it is absolutely free. अब बैंक के जो चार्जेस होते हैं ना वो भी यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन और नेट बैंकिंग का यूज कर रहे होते हो, है ना. नेक्स्ट, बाय एक्सेसिंग द बैंक्स वेबसाइट अ कस्टमर कैन इजीली लॉग इन टू हिज और हर बैंक अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आप बैंक वेबसाइट के थ्रू लॉग इन कर सकते हो इजीली. कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती वेबसाइट पे वर्क करने के लिए भी. बहुत अच्छा इजी व्यू होता है, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स होती हैं, आप इजीली उस पर वर्क कर सकते हो. राइट, सो ये सारे क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए. यहाँ हम बोल सकते हैं कि ई बैंकिंग के बेनिफिट्स हो गए. अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, फिर से सुन लो, 2 मार्क का क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है आपसे 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है. जनरली इस क्वेश्चन के आने के चांसेस आपके 2-3 में बनते हैं. अब यहां पर दूसरी बात, पहली बात तो मैंने बता दी, दूसरी बात, जब ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको 4 से 5 या फिर आप 2 या 3 तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट याद करके ही जाना है. क्या 3 बेनिफिट तो मैक्सिमम याद करके जाना है. मैंने 4 क्यों लिखे हैं, जस्ट बिकॉज कि कम से कम आप 4 पढ़ोगे तो 3 तो याद कर सकते हो ना. तो 3 बेनिफिट आपको याद करके जाना है एग्जाम में. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मैंने ई बैंकिंग के बेनिफिट पूछे हैं. अब हमने कितनी सर्विसेज पढ़ ली, वेब सर्विसेज. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वेब सर्विसेज है, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ई लर्निंग आ जाती है, ई गवर्नेंस आ जाती है, इन पर भी बेनिफिट्स पूछ सकते हैं आपसे. ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग जो हमने पढ़ी थी, ई लर्निंग, ई ग्रुप्स, ई गवर्नेंस. ओके, बाकी ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ये तो कॉमन ही है. बाकी इन पर आपके बेनिफिट्स बन सकते हैं. तो ये जितनी मैंने अभी सर्विसेज बताई हैं, जिनके नाम लिए ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, और इनके बेनिफिट, इनके डिसएडवांटेज सभी आपको 2-2, 3-3 तो लर्न कर लेने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज SMS एंड MMS.
एसएमएस और एमएमएस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू टर्म्स। अगेन ये आपका इंटरनेट वाले वेब सर्विसेज वाले चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। अब एसएमएस क्या हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका फुल फॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जब आप टेक्स्ट मैसेज कुछ करते हो जो कि शॉर्ट होता है ना, हमेशा टेक्स्ट मैसेज क्या होता है, यदि साइज देखा जाए टेक्स्ट मैसेज का तो वो शॉर्ट ही होता है, उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है, लगभग 255 कैरेक्टर्स तक आप यूज करते हो, राइट। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का फुल फॉर्म हो गया, और एमएमएस का फुल फॉर्म हो गया आपका मल्टीमीडिया सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसमें आप कुछ कैरेक्टर्स टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करते हो वो एसएमएस होता है। लेकिन जब आप कुछ वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, तो वो एमएमएस के अंदर आता है। और इसका इसीलिए फुल फॉर्म है आपका मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, कि यहाँ पे आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, इमेजेस के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हो, ओके। और इसका साइज क्या हो जाता है, एज कंपैरेटिवली एसएमएस लार्ज हो जाता है। तो पहला तो फुल फॉर्म हो गया। दूसरा देखो, इट इज अ टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस, इमेज इन एसएमएस अपीयर एज अ लिंक। यदि आप कोई इमेज भी भेजते हो तो एसएमएस में एक लिंक के फॉर्म में जाती है। कैसे जाती है, लिंक के फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में। लेकिन एमएमएस का जब आप यूज करते हो तो इट कंसिस्ट मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज इमेज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ओके। जेपीजी फाइल, आपकी पीएनजी जो फाइल्स होती है, जिफ वगैरह जो होती है, वो सब एमएमएस में ही आती है, जो वीडियोस वगैरह होती हैं। लेकिन जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, यदि इन्हीं वीडियो की, इमेज की यदि आप लिंक शेयर करते हो तो वो लिंक आपके टेक्स्ट मैसेजेस में इंक्लूड होती है, दैट इज एसएमएस। द मैक्सिमम लिमिट इज 160 कैरेक्टर्स, यहाँ पे 160 कैरेक्टर मैक्सिमम लिमिट बताइए, और 1600 कैरेक्टर लॉन्ग आपका एमएमएस का लिमिट बताया। सो होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 डिफरेंस लिख कर आओगे, दैट इज सफिशिएंट। बट इस क्वेश्चन के भी 3 मार्क्स में पूछे जाने के 100% चांस बनते हैं, तो इसे आप 3 मार्क के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके जाना। जितने भी 2 और 3 मार्क्स से क्वेश्चन में बता रही हूँ ना, ये सब आपके 2-3 में वेरी करते हैं। ये पॉइंट्स आपको 2-2, 3-3 तो करके ही जाने हैं, याद रख लो अच्छे से। फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3-3, 4-4 प्रिपेयर करके जाना है पॉइंट एग्जाम में, ओके। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, फिर आपसे 2 में पूछे, 3 मार्क्स में पूछे, इजीली करके आओगे, फाइन। नेक्स्ट, और में पूछा है अब क्वेश्चन नंबर 14, तो पहला चॉइस हमें क्वेश्चन नंबर 14 में मिला। What is the digital divide? Write any 2 reason for digital divide in India. अब ये जो क्वेश्चन है आपका डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड है, क्या होता है, 2 रीजन आपको बताने हैं डिजिटल डिवाइड के, इंडिया में कैसे डिजिटल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ, डिजिटली डिवाइड का मतलब ये हुआ सिंपल कि अर्बन और रूरल एरिया को यदि हम कंपेयर करें तो अर्बन एरिया के जो पीपल्स हैं वो डिजिटली ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, मतलब डिजिटली हर चीज़ को एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसीस का यूज़ करते हैं, है ना। और हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर लिटरेट होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, ओके। और यदि हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो आज भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई है, जहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे डिवाइसेस तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लोग इनसे वंचित है। तो टेक्नोलॉजी से जब लोग वंचित है, इट मींस कि यहाँ पर एक डिवाइड, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है डिजिटल, ओके। समझ में आ गई मेरी बात। सो डिजिटल डिवाइड रिफर्स टू द डिफरिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू आईसीटी, जो आईसीटी को एक्सेस कर रहे हैं वो, एंड हु डोंट हैव एक्सेस दी आईसीटी। तो आईसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो पर्सन जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और वो पर्सन जो टेक्नोलॉजी का अभी तक भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इंफॉर्मेशन गैदर करने का लोगों का, वही बेसिकली डिफरेंस कहलाता है डिजिटल डिवाइड। क्लियर, डिफरेंस लिख कर आ सकते हो, ओके। रीजंस क्या हुए इसको, राइट एनी 2 रीजंस फॉर डिवाइड, डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। इसके रीजन है सबसे पहले, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी इज हायर इन रूरल एरियाज। तो सबसे पहला जो है कि अनइक्वल सारी चीजें क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रूरल एरियाज में। सेकंड रीजन, लेस लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के जो पीपल्स हैं उनका स्किल्स ज्यादा नहीं है डेवलप, हम ये बोल सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लिटरेसी रेट कम होता है ना। सो दिस 2 रीजंस आर for digital divide, okay. Next, question number 15. Question number 15 क्या पूछा है आपसे, question 14 और में रहेगा, ध्यान रखना है। सुनील wants to insert an image e-learning.jpg. सुनील क्या चाहता है, इस इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहता है, जो वेब डॉक्यूमेंट वो बनाने वाला है, ओके, into a web page. Fine. Write the name of the tag and HTML command he should use. तो इस इमेज को अपने वेब डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए वो किस टैग का यूज करेगा,
द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज शुड बी, और इस इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट भी यूज करेगा वो ई लर्निंग इमेज। मतलब इमेज भी शो होगी, इमेज पर यदि कोई क्लिक करेगा, ई लर्निंग की कोई इमेज है, सपोज ई लर्निंग का कंप्यूटर हमने बनाया हुआ, इस तरीके का कोई इमेज है, ओके यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई लर्निंग के लिए हमने ये एक इमेज बनाई। अब इस इमेज पर जब कोई यूजर क्लिक करेगा या कर्सर लेकर जाएगा तो उसे यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट भी मिलेगा, लाइक ई लर्निंग इमेज। ओके, क्या ई लर्निंग इमेज, फाइन, समझ में आ गई मेरी बात। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो इस इमेज को वेब डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं, जल्दी बता दो, बहुत इजी, कमेंट सेक्शन में लिख दो, कौन सा टैग? इमेज टैग। इमेज टैग की मदद से आप क्या करते हो? इमेज टैग की मदद से हम इमेज को इंसर्ट करते हैं, राइट। और साथ ही इस यहाँ पर आपको यूज करना है दो एट्रीब्यूट को। तो इमेज टैग एसआरसी एट्रीब्यूट के बिना तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज कहाँ से इंसर्ट करनी है, आपके सिस्टम में पहले होनी चाहिए ना। तो सोर्स आप कहाँ से ले रहे हो भाई, फाइल कहाँ से ले रहे हो जो इमेज आपको इंसर्ट करनी है। तो एसआरसी एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर इमेज का पाथ मेंशन करते हैं, इमेज का नाम मेंशन करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस इमेज पे जब क्लिक करोगे तो इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी शो होना चाहिए। हो सकता है आपकी इमेज किसी वजह से शो नहीं हो रही हो, तो जब आप उस पर कर्सर लेकर जाओ तो एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी शो हो। तो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट मेंशन कर देते हैं। सो दो मेन इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट इसके। अब फिर से बता रही हूँ एक चीज, ये इमेज टैग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग, हर साल पेपर में आया है, एवरी ईयर, और हर साल एसआरसी और ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में पूछा है, चाहे एमसीक्यूज में पूछे, चाहे 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछे आपसे। तो इमेज टैग क्लियर, दोनों एट्रीब्यूट अच्छे से समझ लो, दोनों एट्रीब्यूट की इमेज टैग बिना एसआरसी एट्रीब्यूट के यूज नहीं होता है। ऑल्ट से ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो होता है। कैसे लिखेगा पर्टिकुलर कौन सा टैग होगा, तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ टैग, नेम ऑफ टैग आपका इमेज टैग होगा। यूज कैसे करना है, ऐसे यूज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। HTML कमांड देखो, HTML कमांड क्या लिखोगे इसके लिए, आप इमेज टैग का यूज करोगे, एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, एसआरसी एट्रीब्यूट में हमने इमेज का नाम लिख दिया elearning.jpg। ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया है, ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से क्या करेंगे, ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे आपको शो होगा ई लर्निंग इमेज, जो टेक्स्ट आप लिखोगे। तो यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड में क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा, ई लर्निंग इमेज। तो अब जब यूजर इस पर्टिकुलर इमेज पे कर्सर लेकर जाएगा तो इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स शो होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या शो हो जाएगा, वो टेक्स्ट जो आपने ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑल्ट एट्रीब्यूट में सेट किया है। सो बात समझ में आ गई, दोनों एट्रीब्यूट क्लियर हो गए, एसआरसी और ऑल्ट, ये दोनों इमेज के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इन पर क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज डिफाइन द टर्म प्लेजरिज्म, गिव एनी 2 रीजंस ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है और इसके 2 रीजन आपको देने हैं। तो प्लेजरिज्म को डिफाइन करोगे, ये अकॉर्डिंग टू 1 मार्क डिफाइन करना, और 2 रीजन आपको बताने, तो ये अकॉर्डिंग टू 1 मार्क होगा आपका, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। सो प्लेजरिज्म इज डिफाइंड एज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क or ideas as your own without the consent of the owner। ऑनर को बिना बताए जब आप किसी की चीज को, उस ऑनर की चीज को अपना रिप्रेजेंट करते हो, अपना नाम देकर बताते हो, चाहे वो किसी का वर्क हो, आइडिया हो, कोई आर्ट वर्क हो, कोई सॉन्ग हो, है ना, जो भी वर्क है उसका, जब उसको आप अपना नाम बताकर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, विदाउट डूइंग द रेफरेंस, और उसका पर्टिकुलर फ्रेज को कॉपी कर लेते हो, तो बेसिकली उसी को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। ये हमने साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म। ओके, याद आया, सबके वीडियोस बने हुए हैं। सो प्लेजरिज्म की डेफिनेशन क्लियर है, इट इज डिफाइंड एज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑनर। रीजन क्या है, क्यों करते हैं लोग ऐसा, ये प्लेजरिज्म जैसा केस क्यों आता है, क्यों होता है, इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। सो इसका रीजन यही होता है ना कि जब आप बहुत जल्दी में, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है जनरली, तो हम किसी की लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा जनरली होता है। सो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे रीजन ये लिखा है, यूजिंग इंटरनेट इट इज इजी टू फाइंड कंटेंट एंड कॉपी पेस्ट इट विदाउट एनी एफर्ट। आप एफर्ट ही नहीं लगाते और इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, बस वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, बिना ये देखे कि इस पे कॉपीराइट है कि नहीं, बिना ये जाने कि क्या ये किसी ऑथर का है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस पर राइट्स तो नहीं है, वो बिना जाने। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ वर्क एंड लैक ऑफ टाइम। ऑब्वियस, जब आपको सर्च करने का टाइम नहीं है ज़्यादा, आपको जहाँ से जैसा कंटेंट मिल रहा है आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो हम क्या करते हैं, प्लेजरिज्म जैसा केसेस बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो इनकरेज पीपल टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम नेट। ओके, सो समझ में आ गई ये पॉइंट भी अच्छे से, कैसा आंसर लिखकर आना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखकर आना है। ये आपके हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स, दैट इज 1 मार्क का ये हो जाएगा, और 1 मार्क का आपका हो जाएगा डेफिनेशन। सो कोई भी क्वेश्चन जब 2 मार्क में इस तरीके से पूछा जाए,
ओके अब सपोज एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं यहाँ पे, डिफाइन ई ग्रुप एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ई ग्रुप या राइट टू लिमिटेशन ऑफ ई ग्रुप, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि डिफाइन वाली टर्म 1 मार्क की होगी और आधे आधे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर लिखना है। सो हर तरीके से मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, स्मृति इज राइटिंग अ वेब पेज दैट डिस्प्लेज नोट्स ऑफ पाइथन। स्मृति को वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें पाइथन के नोट्स को डिस्प्ले करवाना है। द पैराग्राफ ऑफ वेब पेज आर टू बी डिस्प्लेड इन फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। अब जो पैराग्राफ उसको लिखना है पाइथन से रिलेटेड, उसका फॉन्ट क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा। उस पैराग्राफ का जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन होगा। द कलर ऑफ टेक्स्ट विल बी ब्लू। उस पैराग्राफ में जो फॉन्ट होगा उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और उसका कलर ब्लू होगा। एंड साइज विल बी 11 पिक्सल्स, और जो साइज होगा फॉन्ट का वो 11 पिक्सल्स होगा। ठीक है, अभी एमसीक्यू में हमने फॉन्ट प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन देखा था, उसी में मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट टाइप सारी चीजें समझाई थी, राइट। बस उसी का यूज यहाँ इस क्वेश्चन में करना है, बहुत ध्यान से समझ लो। एमसीक्यू पर भी देखा हमने इसी क्वेश्चन को, अब इसको हम 2 मार्क के क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, किस तरीके से पूछा है बस ये ध्यान रखो। ठीक, हेल्प हर बाय राइटिंग अ CSS कोड फॉर पैराग्राफ एलिमेंट। सबसे पहली बात तो पैराग्राफ टैग को CSS में कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, एक सिलेक्टर की तरह। ये हो गया आपका सिलेक्टर, और करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। तो पैराग्राफ टैग को हमने यूज किया, करली ब्रेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये यूज करना है कि फॉन्ट का जो फैमिली होगा, फॉन्ट फैमिली जिसमें आप एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, जो फॉन्ट स्टाइल्स को सेट करते हो एक्चुअली, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन आपको रखना है, तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब इसके अंदर जो भी आप यूज करते हो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना है, कॉलन लगा के इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखना है, और सेमीकोलन लगा के आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को मेंशन कर सकते हो। यह फॉर्मेट होता है कि सिलेक्टर देन प्रॉपर्टी, कॉलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है तो हम सेमीकोलन के साथ में उसको लिखते हैं। सेकंड आपको क्या सेट करना है, यहाँ पे फॉन्ट का कलर सेट करना है ब्लू, तो हमने कलर प्रॉपर्टी का यूज किया, कॉलन लगाया, उसकी वैल्यू लिखी दैट इज ब्लू, और फिर सेमीकोलन लगाया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको फॉन्ट साइज सेट करना है, दैट इज 11 पिक्सल्स, तो उसके लिए फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट साइज भी आप सेट कर सकते हो। सो फॉन्ट साइज आपने 11 px सेट किया, ओके, और सेमीकोलन से इसको एंड किया, कर्ली ब्रेसेस एंड किया। सो किस तरीके से हमने पैराग्राफ सिलेक्टर का यूज किया और उसमें फॉन्ट फैमिली, कलर, फॉन्ट साइज को यूज किया, होप आपको समझ में आया। सो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपको एक कंडीशन दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको CSS का ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करके आना है एग्जाम में। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पी टैग बोला है तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पी टैग ये आए। वेल, पी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको कोई और टैग या कोई और सिलेक्टर भी पूछ सकते हैं, बॉडी सिलेक्टर, बॉडी टैग भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्ट HTML कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर, कोड लिखा हुआ है उसमें एरर बता दो क्या होगी और इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। एरर भी बताना है और करेक्ट फॉर्म भी लिख करना है आपको। सो क्या करोगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला दिया हुआ है बॉडी टैग, आ गया बॉडी टैग वापस, बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड, क्या गलती है जल्दी बताओ भाई। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में आप इमेज का पाथ बताते हो कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा वॉलपेपर, कौन सा इमेज लगाना है, यहाँ पे क्या लिख दिया है, कलर लिख दिया है। सो दिस इज द एरर कि बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की वैल्यू गलत सेट की हुई है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेट कर देंगे करेक्ट एट्रीब्यूट, तो बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। जब बीजी कलर इक्वल्स टू रेड लिखोगे इट मीन्स कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हो रेड कलर से, ठीक है। अब फॉन्ट टाइप इक्वल्स टू एरियल, फॉन्ट में जो टाइप एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू यहाँ पे उन्होंने एरियल सेट की हुई है। तो फॉन्ट में टाइप नाम का कोई एट्रीब्यूट होता है क्या, नहीं होता है। फॉन्ट टैग में टाइप नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। फॉन्ट टैग में यदि आपको फॉन्ट का टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, फेस एट्रीब्यूट। तो ये जो है ना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पता है तो आप इस पर बेस्ड ना कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर होंगे। मतलब कि जो मैंने बताया कि बॉडी टैग में बीजी कलर बैकग्राउंड, इसमें कंफ्यूजन होता है, वो तो अच्छे से हमें क्लियर हो गया। अब फॉन्ट टैग का टाइप एट्रीब्यूट ध्यान रख लो कि टाइप नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, फेस नाम से एट्रीब्यूट होता है। अगर फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी, ऐसे कोई फॉन्ट को आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप फॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट यूज करते हो, और CSS में तो फॉन्ट टाइप यूज होता ही है, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा फॉन्ट स्टाइल है ना, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, उसकी तो सारी प्रॉपर्टीज अलग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
राइट द HTML कोड टू क्रिएट अ लिंक फॉर https://ncert.nic.in। ये और वाला क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन और में था, 18th क्वेश्चन आपका और में है। 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आपको चॉइस में मिलेंगे, ये भी मान के चलो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करना है क्रिएट एक लिंक। क्या क्रिएट करना है? लिंक। और लिंक है ये वाली कि आप कोई टेक्स्ट पे क्लिक करो तो पर्टिकुलर इस लिंक पे पहुंच जाओ। ओके, इस लिंक पे जो भी डेटा होगा वहां पे उस वेब पेज पे पहुंच जाओ। तो लिंकिंग क्रिएट करने के लिए HTML में जिस टैग का हम यूज करते हैं वो टैग होता है आपका एंकर टैग। कौन सा टैग यूज करते हैं हम? एंकर टैग, जो कि क्या होता है? एंकर टैग होता है आपका कंटेनर टैग। मतलब इस तरीके से एंकर टैग को आप यूज करते हैं और इसे हम क्लोज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि इमेज टैग बिना सोर्स एट्रीब्यूट के यूज नहीं होता है, यहाँ पर एंकर टैग आपका बिना एक एट्रीब्यूट के यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लिंकिंग क्रिएट करते हैं तो उस लिंक को आपको मेंशन करना होता है ना, जो यहाँ मेंशन करते हैं। तो href एट्रीब्यूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड विद एंकर टैग। समझ में आया? इमेज टैग के साथ जैसे src को यूज करते हो वैसे ही एंकर टैग के साथ href को यूज करना जरूरी है, क्योंकि लिंक जिसको क्रिएट कर रहे हो आप, वो लिंक का पाथ तो मेंशन करोगे ना, वो लिंक जिस पर क्लिक करना है और नया वेब पेज ओपन होगा जिसको रेफरेंस करने वाले हैं उसको बताने के लिए हमें href एट्रीब्यूट का यूज करना होता है। सो HTML टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग में आपने एंकर टैग यूज कर लिया, एंकर टैग में आपने href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस को यूज किया, एट्रीब्यूट को, इसमें आपने मेंशन कर दी लिंक, जो गिवन लिंक हमें दी हुई है। अब ये किस वर्ड पे क्लिक करोगे तो ये लिंक ओपन हो जाए, तो हमने NCERT लिख दिया। NCERT पे जैसे क्लिक करोगे तो NCERT वाली लिंक पे पहुंच जाओगे। ए टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो अब क्या होगा? एक वेब पेज क्रिएट होगा जिसमें NCERT नाम से एक लिंक दिखेगी आपको। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आप कहाँ पे चले जाओगे? ये लिंक किससे रेफरेंस्ड है? ये लिंक इस पर्टिकुलर, ये वर्ड इस पर्टिकुलर लिंक से रेफरेंस्ड है। जैसे इस वर्ड पे क्लिक करोगे ना तो आप http://ncert.nic.in वाले वेब पेज पे पहुंच जाओगे। मतलब इस वर्ड को आपने लिंक कर दिया, इस पर्टिकुलर वेब पेज को आपने लिंक कर दिया एक दूसरे वेब पेज के साथ। तो उसकी लिंक हमने प्रोवाइड करी href एट्रीब्यूट में एंकर टैग की मदद से। अब लिंकिंग यहाँ 2 तरीके से होती है, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। ये भी पता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, इन लिंकिंग के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर बार हर साल पूछे जाते हैं। बॉडी टैग, IMG टैग, आपका एंकर टैग, टेबल टैग, है ना, दिस टैग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सभी के एट्रीब्यूट्स अच्छे से कर लेना, ठीक है, समझ जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड हर साल क्वेश्चंस आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। अब वेब पेज में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, हर चीज आप एंटर कर सकते हो। सो हम वेब पेज में ऑडियो वीडियो फाइल को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। आप अपने वेब पेज में कुछ ऑडियो वीडियो भी इनपुट कर सकते हो, जिसके लिए प्री डिफाइंड HTML के टैग्स होते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछा है। राइट अ सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो इन वीडियो इन वेब पेज। तो यहाँ पे ऑडियो का जो टैग है वो 1 मार्क का है और वीडियो से रिलेटेड जो टैग है वो 1 मार्क का है। 1 मार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे लिख कर आना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम आपका 3 मार्क्स में भी बन जाता है, सेम क्वेश्चन, राइट। तो समझ जाओ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा है। फाइन। HTML कोड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो, यदि ऑडियो एम्बेड करना है तो उसके लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो टैग होता है आपका ऑडियो टैग। इट इज अ कंटेनर टैग। ऑडियो टैग में ही आप ऑडियो को स्पेसिफाई करते हो। यहाँ पर भी जैसे इमेज टैग में src होता है, वैसे यहाँ पे आप सोर्स फाइल को लिखते हो, क्योंकि ऑडियो फाइल पहले आपके पास होनी चाहिए, तो उसी का पाथ आप, उसी फाइल को आप मेंशन करोगे, तभी वो ऑडियो वेब पेज पर रेंडर होगी। फाइन। So audio tag is used to embed audio in HTML. The control attribute adds audio control. अब ऑडियो को कंट्रोल देखा है ना, कुछ इस तरीके से होता है ना, ये कंट्रोल के फॉर्म में ही आपको वेब पेज पे जब आप क्लिक करो, वेब पेज पे आपको इस तरीके का एक कंट्रोल दिखेगा। जब इस पे क्लिक करोगे तो ऑडियो प्ले होगा, और ये ऑडियो आपके सिस्टम में पहले होना चाहिए। उसी को हम कहाँ मेंशन करेंगे? src एट्रीब्यूट में ऑडियो को मेंशन करोगे, और ये कंट्रोल दिखे इसके लिए हम यूज करते हैं किस एट्रीब्यूट का? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का। Okay, like play, pause and volume that allow the user to control audio playback, volume and pause resume playback. The source element is used to specify alternative audio files. तो यहाँ पे source element का यूज किया जाता है, source tag का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कैसे यूज करना है इसका एग्जाम्पल देख लो। ऑडियो टेक, जैसे मैंने बताया, ऑडियो टेक यूज किया, ऑडियो टेक को क्लोज कर दिया।
आगे देखो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, तो जितने प्ले पे पॉज वाले आपके जो होते हैं ना, वो यहाँ पे कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सोर्स टैग का यूज किया जिसमें हमने एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज किया और उस फाइल का नाम लिखा ऑडियो फाइल का जिसको आपको एक्सेस करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, जैसे इमेज का पाथ मेंशन करते हो बिल्कुल वैसे ही ऑडियो फाइल डॉट mp3। अब ऑडियो फाइल के जो वो होते हैं एक्सटेंशन mp3 mp4 फाइल्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मेंशन करना है। फाइन, सो क्या लिख कर आना है समझ में आ गया। ऑडियो कंट्रोल होता क्या है, क्या उसके एट्रीब्यूट है, वो हमने बेसिकली यहाँ स्पेसिफाई किया है, और कैसे एक्सेस करना है वो लिखा है। इसी तरीके से सेम यूज होता है वीडियो के लिए, वीडियो टैग। तो देखो यहाँ पर वीडियो टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, इस तरीके से यूज करते हो। इट एम्बेड्स video in HTML, the height and width attribute specify the height and width respectively in the pixels for the video's display area। जहां पे वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, कितने एरिया में डिस्प्ले होना है, हाइट विड्थ क्या रहेगी, जैसे इमेज की सेट करते हैं वैसे यहाँ पे सेट कर सकते हो वीडियो की भी। सोर्स एलिमेंट अगेन यूज होता है जिसमें हम वीडियो का क्या स्पेसिफाई करते हैं, पाथ मेंशन करते हैं कि कौन सी वीडियो वेब पेज पर रेंडर होना है। तो वीडियो पहले आपके सिस्टम में होना चाहिए, जिस भी पाथ में होगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां पे भी प्लेस्ड होगी, स्टोर होगी, उसका लिंक हम लिखते हैं, उसका पाथ एक्चुअली हम लिखते हैं किसमें, एसआरसी एट्रीब्यूट में, जैसे इमेज स्पेसिफाई करते हैं। सो वीडियो कंट्रोल, कंट्रोल लिखने से क्या होगा, वीडियो का कंट्रोल शो होगा, एसआरसी वीडियो फाइल डॉट mp4 एंड वीडियो टैग क्लोज। ओके, सो mp3 mp4 फाइल्स होती हैं आपकी ऑडियो वीडियो के लिए, बस वही हमने यहाँ मेंशन किया। सो बहुत इजी है, ऑडियो वीडियो टैग आप सभी को क्लियर है। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना है, HTML फॉर्म्स पे बना है, HTML ऑडियो वीडियो पे बना है, क्योंकि फॉर्म्स और ऑडियो वीडियो ये आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, ये अलग से कंटेंट है जो आपका पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ रहे हैं ना, सो क्वेश्चन नंबर 19 आपका HTML फॉर्म से पूछा जाएगा या HTML ऑडियो वीडियो से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग। ओके, नाउ सेक्शन सी पे आ जाते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम 2 मार्क के डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, अब सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का बनेगा आपका, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड हैकिंग, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। हैकिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अवॉइड कर सकते हो, आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं, तो 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, सो टू अवॉइड हैकिंग कैन डू द फॉलोइंग, ऑलवेज इंस्टॉल अ फायरवॉल। ऑब्वियस, हैकिंग से बचना है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, और इंटरनेट की दुनिया है तो यहाँ पे साइबर क्राइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे हैकर्स हैं जो आपकी फाइल को, आपके डेटा को करप्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं, आपको हार्म करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं, कुछ वायरसेस भी होते हैं, राइट। सबसे पहला काम क्या है कि फायरवॉल इंस्टॉल कर लो। इट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, यूज एन अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है ना भैया, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंस्टॉल करो। दिस विल हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड रिमूविंग न्यू कंप्यूटर वायरसेस। एंटीवायरस से पता चल जाता है ना कितने वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं, रिमूव हुए हैं, नहीं हुए हैं, अपडेट करते रहो एंटीवायरस को प्रॉपर। इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर्स। ओके, सो ये 3 ऑप्शंस आपके हो गए, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अभी जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखे ना 3 पॉइंट सही लिख कर आओ, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में, कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा के रख सकते हो, हाउ टू सिक्योर योर डेटा, क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स को हम यूज करते हैं, है ना, सब हमने डिटेल में पढ़े, तो वो पॉइंट्स भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, श्रद्धा इज मेकिंग अ वर्किंग मॉडल फॉर हर फिजिक्स प्रोजेक्ट। अपने फिजिक्स प्रोजेक्ट के लिए श्रद्धा एक वर्किंग मॉडल बना रही है। शी इज सर्चिंग सम कंटेंट टू क्रिएट द मॉडल। अब मॉडल क्रिएट करने के लिए उसको क्या चाहिए भाई, कंटेंट चाहिए। मॉडल क्रिएट करना है तो वो कुछ कंटेंट सर्च करना चाहती है। अब वो इंटरनेट पे सर्च कर रही है। सजेस्ट हर एनी 3 टिप्स फॉर इफेक्टिव सर्चिंग। सर्चिंग की टिप्स हमने पढ़ी है, ओके, इंटरनेट सर्विसेज वाले चैप्टर में। तो सर्चिंग की बेस्ट टिप्स क्या होती है कि आप प्रॉपर कीवर्ड लिखो जिससे आपको जो चाहिए ना वही है। अब जनरली क्या होता है, हम जब सर्च करते हैं ना, तो जैसे आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, सपोज आपने गूगल यहाँ पर सर्च बार में क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर जैसे आपने लिखा तो पहले तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, फिर कुछ वीडियोस, ऑडियो वीडियो फाइल्स दिखेंगी, फिर उसके बाद ना बहुत सारी लिंक्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी उसके बाद आपको, वेब पेज में बहुत सारी लिंक्स दिखेंगी, ठीक है। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और डिफरेंट सब चीज़ों से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जानी है यहाँ पर। गूगल पे जैसे ही आपने सर्च बार में कंप्यूटर लिखा तो आपको इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप चाहते हो कि आपकी सर्चिंग इफेक्टिव हो, कि आप सपोज आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में ही सर्च करना चाहते हो, तो आप
कौन सी बेस्ट टिप्स को यूज करोगे। सो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि श्रद्धा को एक वर्किंग मॉडल बनाना है, उसको उसके लिए सर्चिंग करना है, तो सर्चिंग की 3 इफेक्टिव टिप्स बता दो। तो क्या है, सबसे पहले तो यूज कोटेशन मार्क टू फाइंड एग्जैक्ट टॉपिक मैचिंग योर कीवर्ड। जो आपको सर्च करना है, आपको कंप्यूटर में हार्डवेयर के बारे में सर्च करना है, तो आप उसको प्रॉपरली मेंशन करो, और वो भी डबल इन्वर्टेड में यदि मेंशन करोगे अपने कीवर्ड को तो उससे रिलेटेड ही सर्च होगी। फालतू जो जितनी सारी लिंक्स होती है वो कुछ भी शो नहीं होगा। ओके, टाइम बचेगा। दूसरा, यूज प्लस सिंबल टू मैच ऑप्शंस। ऑप्शंस यदि आपको मिल जाते हैं, यदि आप और ऑप्शंस को सर्च करना चाहते हो तो अपने कीवर्ड के आगे आप प्लस सिंबल लगा दो, तो आपको फर्दर उससे रिलेटेड भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यूज अ हाइफन और माइनस साइन। हाइफन और माइनस साइन समझते हो ना, ये वाला साइन। टू एक्सक्लूड अ वर्ड फ्रॉम सर्च रिजल्ट। यदि सर्च रिजल्ट से कुछ वर्ड को एक्सक्लूड करना है तो आप माइनस साइन का यूज करो। सो यहाँ पर 3 मैंने इफेक्टिव वे बताई है। कौन कौन सी? डबल इन्वर्टेड में, डबल कोटेशन में आप लिखो, प्लस साइन का यूज करो यदि और रिलेटेड सर्चेस चाहिए, सर्चेस रिजल्ट को कम करना है तो हाइफन का माइनस का यूज करो। सो ये 3 इफेक्टिव वे होती है जब भी आप कुछ नेट सर्फिंग करते हो या किसी टॉपिक पे सर्च करते हो तो। ओके, आगे बढ़े। 22 क्वेश्चन। क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, क्लास। एक HTML डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है जो क्या डिस्प्ले करेगा? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, लाइक स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका स्कूल नेम, क्लास। द हेडिंग ऑफ द पेज विल बी स्टूडेंट रिकॉर्ड, और पेज की जो हेडिंग होगी वो स्टूडेंट रिकॉर्ड होगी। लिंक द एक्सटर्नल CSS फाइल student.css टू दिस डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनानी है। अब CSS समझते हो ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाले चैप्टर पे आ गए हम यहाँ पर। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाले चैप्टर में हमने 3 टाइप की CSS देखी थी, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। क्लियर है? इनलाइन में क्या करते थे हम? इनलाइन में जिस टैग का यूज कर रहे हो उसी टैग में हम यूज कर लेते थे स्टाइल एट्रीब्यूट को। किसको यूज कर लेते थे? स्टाइल एट्रीब्यूट को। और इंटरनल में क्या करते थे, जिस पेज पर आप क्रिएट करना चाहते हो, स्टाइल्स क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पर हम स्टाइल टैग का यूज कर लेते थे। हेडिंग टैग में, हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं। फाइन, किसमें? इंटरनल में। अब बात कर रहे हैं हम एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में अलग से हम एक CSS फाइल बनाते हैं .css से, और उस फाइल में आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत सारे सिलेक्टर्स को स्पेसिफाई कर देते हो। ओके, अब ये जो CSS फाइल है ना, आपकी बॉडी टैग लिखा हुआ है, H1 टैग लिखा हुआ है, ऐसे हमने मल्टीपल सिलेक्टर्स बना लिए और इस फाइल को .css एक्सटेंशन से सेव कर लिया, और इसे आप लिंक करवा देते हो। कहाँ पे लिंक करवा देते हो? मल्टीपल HTML वेब पेजेस के साथ। तो क्या होगा, ये जो CSS फाइल है इसमें जो भी आपने डिफाइन किए हुए हैं ना सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, वो हर एक वेब पेज पे अप्लाई हो जाता है। ये हमें अच्छे से पता है, ये तीनों हमने अच्छे से पढ़ी है। ये 3 मार्क में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है? स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग और CSS फाइल, स्टाइल शीट। सो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो student.css फाइल है, एक एक्सटर्नल फाइल है student.css, है ना, उसको आपको लिंक करना है एक वेब पेज के साथ जिसमें आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड को मेंशन किया है। तो लिंकिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? कोड लिखना है आपको। तो कोड हो गया आपका कुछ इस तरीके से, HTML टैग यूज किया, HTML टैग को आप क्लोज भी करोगे, और हेड टैग के अंदर, हेड टैग में हम यूज करेंगे लिंक टैग का। किसका? लिंक टैग का, जिसमें आप इस तरीके से लिंक टैग में क्या करोगे, इस CSS फाइल का पाथ लिखोगे। इस CSS फाइल को बताओगे कि कौन से CSS फाइल को लिंक करना है। तो लिंक में REL एट्रीब्यूट में हमने स्टाइल शीट मेंशन किया, टाइप एट्रीब्यूट में हमने टेक्स्ट और CSS फाइल बताया कि किस टाइप की है, और HREF एट्रीब्यूट जैसे कि एंकर टैग में होता है, उसमें जिस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आपको लिंक करना है उसका नाम लिख दिया। किसे लिंक करना है? student.css को, उसका नाम मेंशन कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया। अब जो डेटा हमें क्रिएट करना है उस पे आ जाते हैं, बॉडी टैग में आ गए। बॉडी टैग में स्टूडेंट रिकॉर्ड हेडिंग होना चाहिए, तो H1 टैग में हमने हेडिंग क्रिएट कर दी बकायदा H1 टैग में। P टैग, पैराग्राफ टैग में आपने नेम लिख दिया स्टूडेंट का, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, उसका स्कूल नेम लिख दिया और क्लास लिख दी, और P टैग को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जिन भी टैग का आपने यूज किया है, इन टैग के अकॉर्डिंग ही हमने जो student.css फाइल बनाई उसमें सिलेक्टर्स लगाए होंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई की होगी। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो डेटा होगा वो एक्सटर्नल लिंकिंग के साथ में लिंक हो गया होगा। ओके, तो जो भी लिंक आपने यहाँ क्रिएट की है, जो भी प्रॉपर्टी सिलेक्टर यूज किए होंगे, वो student.css के इस पर्टिकुलर वेब पेज में लिंक हो जाएंगे बाय यूजिंग लिंक टैग। तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकली मैंने तीनों तरीके की लिंकिंग को समझाया है, और प्रैक्टिकल भी आप इसका करके देखना, इजीली हो जाएगा। फाइन,
नेक्स्ट, और 22 वाला क्वेश्चन इज अगेन इन और, फाइन, ये 3 मार्क्स का आपका और का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड गिव द आउटपुट। अभी हमने क्या देखा, कंडीशन लिखी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इनपुट दिया हुआ था वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा था, कोड दिया हुआ है, आउटपुट बताना है, ठीक है। क्या दिया है कोड, HTML हैड स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और CSS, ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल टैग का यूज किया है, मतलब कि ये आपकी इंटरनल लिंकिंग है, क्लियर हो रहा है। यहां पर हमने सिलेक्टर यूज किया है P1, उसको इंटरनल लिंक भी किया है, देखो हैश से इंटरनल लिंकिंग होती है, ध्यान रखना। इसमें हमने यूज किया है फॉन्ट साइज 15 pt, मतलब जो पैराग्राफ होगा उसका फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स में होगा। टेक्स्ट जो होगा पैराग्राफ में वो सेंटर अलाइन होगा, अलाइनमेंट सेट किया। कलर जो होगा पैराग्राफ में जो भी लिखा होगा फॉन्ट, उसका कलर ब्लू होगा। और ये हमने स्टाइल टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। स्टाइल टैग कहाँ यूज हो रहा है, इंटरनल लिंकिंग में, ध्यान रखना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था और के पहले वाला वो था आपका एक्सटर्नल लिंकिंग का, ये एक तरीके से इंटरनल लिंकिंग का क्वेश्चन है, क्लियर है, डाउट क्लियर, ओके। हेड टैग क्लोज कर दिया। हेड टैग के बाद आ जाओ बॉडी टैग में। यहाँ पे P टैग में हमने ID एट्रीब्यूट का यूज किया है और P1 को मेंशन करा है इसको, मतलब ये आपकी हो गई इंटरनल लिंकिंग। एंकर टैग में जो एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग करते हैं ना, वो वाली चीज है। वेलकम टू क्लास ऑफ CSS और P टैग को क्लोज कर दिया। तो ये पहला वाला जो लाइन है ना, ये जो हमने मेंशन किया है, ये स्टाइल टैग के अंदर जो आपने जो भी फॉर्मेटिंग जो स्टाइल शीट में जो स्टाइल्स बताई है, ये अप्लाई हो जाएगी कहाँ पर, इस पैराग्राफ पे, वेलकम टू द क्लास ऑफ CSS। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने फिर से मेंशन किया और इसमें हमने कोई कनेक्टिविटी नहीं की है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की, इस CSS की, और सिंपल लिखा है CSS एनहांस द लुक्स ऑफ अ वेब पेज और P टैग क्लोज कर दिया। अब जल्दी से बता दो इसका क्या आउटपुट होगा, इन दोनों पैराग्राफ में से किस पर ये स्टाइल अप्लाई होगी। ऑब्वियस हमें सामने देख के लग रहा है, सामने पता चल रहा है कि P1 पर ना, सो ये जो भी स्टाइल्स है वो इस पर अप्लाई होगी, मतलब वेलकम टू द क्लास ऑफ CSS। ये आपका फॉन्ट साइज 15 pt हो जाएगा, सेंटर में शो होगा वेब पेज के और कलर इसका होगा ब्लू, है ना, मतलब कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा। ये आपका वेब पेज हो गया, इस पर आपको ये लाइन शो होगी, वेलकम टू द क्लास ऑफ CSS, और ये आपको ब्लू कलर से शो होगी, साइज 15 pt होगा, ओके, और सेंटर में शो होगा। कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा, लाइक इस पेज के सेंटर में आपको शो होगा वेलकम टू द क्लास ऑफ CSS, है ना। अब ये मैंने वेब पेज छोटा बनाया तो सेंटर में आपको बताने के लिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, फाइन। और ये वाला जो वेब पेज होगा, सॉरी, ये वाला जो पैराग्राफ आपको शो होगा, CSS एनहांस द लुक्स ऑफ वेब पेज, ये आपको नॉर्मल शो होगा। नॉर्मल जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, लाइक आपको ये विजिबल होगा कहाँ से, ये आपको विजिबल होगा डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन से, कहाँ से, लेफ्ट अलाइन से, है ना, क्योंकि नॉर्मल पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट से शो होते हैं। CSS एनहांसेस द लुक्स ऑफ अ वेब पेज, फाइन, समझ में आया। सो क्या देखा हमने कि जो स्टाइल टैग के अंदर जो स्टाइल मेंशन की हुई है वो आपके इस पर्टिकुलर फर्स्ट पैराग्राफ पे अप्लाई हुई है और सेकंड पैराग्राफ नॉर्मल आपको शो हो रहा है। सो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ये आप बनाकर भी आ सकते हो, बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो आप इस तरीके से आंसर लिखकर भी आ सकते हो, जो हमने अभी देखा कि द टेक्स्ट वेलकम टू द क्लास ऑफ CSS, ओके, ये जो टेक्स्ट है वेलकम टू द क्लास ऑफ CSS, ये आपको कैसे शो होगा, विल बी डिस्प्लेड ब्लू इन कलर, centered and font size is 15 points, okay। और जो टेक्स्ट नेक्स्ट था CSS enhances the looks of web page, ये ब्लैक कलर से शो होगा डिफॉल्ट सेटिंग से। डिफॉल्ट सेटिंग मतलब फॉन्ट का कलर डिफॉल्ट ब्लैक होता है, डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, और जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है उसमें शो होगा, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिंकिंग के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। थ्योरेटिकली भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकली इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, companies spend a lot on data security which requires enough technical safeguards. What do you understand by secure data transmission? What are the common technical safeguards that are applied to ensure secure data transmission? अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे यहाँ पर कि कंपनी है जो डेटा सिक्योरिटी पर स्पेंड करती है बहुत सारे चीज़ें, मतलब टेक्निकल सेफगार्ड्स लगा देते हैं, वो इनफ टेक्निकल सेफगार्ड्स लगाते हैं ताकि सारे जो डेटा है वो सिक्योर रह सके। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा है कि क्या समझते हो आप सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन से। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है। ये हो गया आपका, यहाँ पर हम बात कर ले 1 मार्क के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके बाद पूछा है व्हाट आर कॉमन टेक्निकल सेफगार्ड दैट आर अप्लाइड टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी,
डेटा ट्रांसमिशन, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए किन टेक्निकल सेफगार्ड का हम बेसिकली यूज करते हैं? तो एक से ज्यादा टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं। आप अपनी डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या क्या नहीं करते हो? बहुत कुछ करते हैं हम, हर तरीके की चीजों को अप्लाई कर देते हैं, राइट? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, जो वेबसाइट आपकी प्रॉपर होती है ना, HTTPS जिसके आगे लिखा रहता है, जो पैडलॉक साइन होता है, उन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 पॉइंट लिख कर आना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 3 मार्क का। कैसे मार्किंग स्कीम में समझ में आ गया? देखो, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफगार्ड सो दैट डेटा ट्रेवल सेफली टू इट्स टारगेट विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब यदि सेंडर सिस्टम ने कोई डेटा शेयर किया तो वो रिसीवर सिस्टम तक प्रॉपरली पहुंच जाए, बीच में कोई हैकर उसको एक्सेस ना कर पाए, बीच में कोई हैकर उस डेटा को हार्म ना करे। इसके लिए यहाँ पर हम सेफगार्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक को। किसे यूज करते हैं? इनक्रिप्शन टेक्निक को। अब इनक्रिप्शन टेक्निक में क्या होता है? इनक्रिप्शन टेक्निक में जो भी डेटा होता है उसके साथ में एक की ऐड हो जाता है, एक की ऐड हो जाता है, और वो की कहां पर ओपन होता है? यहां से लॉक होता है तो ओपन रिसीवर साइड पर ही होता है, उसी के पास उसी की चाबी होती है, ठीक है? जो भी आप डेटा पहुंचा रहे हो रिसीवर तक। और ये जो की है, ये कैसे ऐड करते हो, किस मैकेनिज्म का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं। ओके, सो ये टेक्निकल सेफगार्ड्स हुए। तो अब कौन कौन सी टेक्निक सेफगार्ड्स यूज कर रहे हो हम यहाँ पर? सो टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन फॉलोइंग टेक्निक्स आर अप्लाइड: डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर प्रोटोकॉल लाइक SFTP एंड HTTPS। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी वेबसाइट के आगे आपको यदि इस तरीके का पैडलॉक साइन दिख जाता है और उसके आगे लिखा रहता है HTTPS, मतलब कि ये सिक्योर वेबसाइट को आप यूज कर रहे हो। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया आंसर कैसे लिख रहे होंगे? ये 2 मार्क के अकॉर्डिंग, ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग पूछेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में आपको पूछे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी चॉइस में मिलेगा। 4 मार्क के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको लिखकर आना है। अब क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। सो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन 24 नंबर का पूछा है, अ रेस्टोरेंट वांट्स टू डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू ऑन इट्स वेबसाइट। एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, उस पर मेन्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखो। राइट HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। स्टूडेंट कैन राइट कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द गिवन 5 स्पेसिफिकेशन। मतलब आपको क्वेश्चन भी और में दिया हुआ है, और यहाँ पर इस टेबल को क्रिएट करना है, और इस टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ 5 स्पेसिफिकेशन दी हुई है, उनमें से 4 ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। ईच स्पेसिफिकेशन कैरी 1 मार्क ईच। एक भी स्पेसिफिकेशन गलत हुआ तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कैसे स्पेसिफिकेशन दी हुई है? इस तरीके से आपको कुछ 5 स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, और इनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करनी है। पहले हम देख लें टेबल। इस वेब पेज को देख लो, इसमें ये टेबल क्रिएटेड है। इस टेबल के लिए कोड लिखना है, कोड होगा आपकी इन स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड। तो बहुत इजी है, टेबल क्रिएट करना हम सभी को आता है, टेबल टैग का यूज कर लेना है। टेबल टैग को यूज करने के साथ यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि टेबल के अंदर यूज की हुई है लिस्ट। ये हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सी लिस्ट हो गई? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे यूज की हुई है ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब आपको OLUL टैग का यूज करना है, टेबल क्रिएट करना है तो टेबल टैग का यूज करना है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल इस तरीके से मर्ज भी हुई है कुछ, फाइन, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मर्जिंग भी यूज कर सकते हो। ओके, सो अब इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ ले। इसका टेबल का बैकग्राउंड कलर देख लो, सियान कलर दिख रहा है। टेबल की बॉर्डर कैसे? रेड कलर से क्रिएटेड दिख रही है, रेड मैरून जो भी कलर आपको शो हो रहा है, राइट? अब स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सो स्पेसिफिकेशन नंबर 1, टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी ट्रीट पॉइंट विच शुड बी सेंटर अलाइंड। पहला स्पेसिफिकेशन, टेबल का टाइटल। टेबल का टाइटल क्या लिखा हुआ होना चाहिए? ट्रीट पॉइंट। तो टेबल के टाइटल के लिए किस टैग का यूज करते हो? कैप्शन टैग का यूज करते हो। कैप्शन टैग में हम ये लिख देंगे ट्रीट पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा? कैप्शन सेट हो जाएगा। दूसरी चीज कि जो टेबल का टाइटल है वो सेंटर अलाइन होना चाहिए, तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर लेना, उसकी वैल्यू सेंटर सेट कर लेंगे। तो किसका यूज कर लेंगे हम? कैप्शन टैग में अलाइन एट्रीब्यूट का। दूसरा स्पेसिफिकेशन, टेबल बॉर्डर शुड बी रेड इन कलर। तो जब टेबल टैग का यूज करोगे तो उसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर लेना और बॉर्डर कलर का यूज कर लेना, जिससे क्या हो जाएगा? आपका बॉर्डर आपकी हो जाएगी कितनी? 5 पिक्सल्स थिक। तो बॉर्डर टैग में हम 5 पिक्सल सेट कर देंगे, और बॉर्डर कलर में आप सेट कर देना रेड कलर, तो उससे बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। तो 2 एट्रीब्यूट यहाँ यूज होंगे टेबल टैग के। किस टैग के? टेबल टैग के। और यहाँ पे कैप्शन में आप एट्रीब्यूट अलाइन यूज कर लेना। समझ में आ रही है बात?
थर्ड स्पेसिफिकेशन, बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल शुड बी सियान। बैकग्राउंड कलर जो होगा टेबल का जो बैकग्राउंड कलर होगा, सो अगेन टेबल टैग में हम क्या यूज कर लेंगे, बैकग्राउंड के लिए बीजी कलर। जैसे कि बॉडी टैग में आप बैकग्राउंड कलर अपने वेब पेज का सेट करते हो तो बीजी कलर यूज करते हो, बिल्कुल यहां पर उसी तरीके से टेबल टैग में हम यूज कर लेंगे बीजी कलर को। नेक्स्ट फोर्थ स्पेसिफिकेशन, एट्रीब्यूट रो स्पैन एंड कॉल स्पैन शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि हमने अभी देखा टेबल में वहां पे इंडियन और एक और ऑप्शन लिखा हुआ था, उसमें रो को मर्ज किया गया है, तो आप इसके लिए रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज कर सकते हो यदि आपको जरूरत लगती है तो। Specification 5, the table should exactly contain same number of rows and columns as shown above. The data in each cell should be shown in the above table like in list. तो अब यहाँ पे जो डेटा आपको शो हो रहा है जैसा दिख रहा है 1 2 3 बुलेटेड लिस्ट के फॉर्म में, तो आप लिस्ट टैग का यूज कर सकते हो जैसे आपको टेबल में शो हो रहा है। सो ये चीज आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होप। अब इन स्पेसिफिकेशन में से कोई सी भी 4 ही स्पेसिफिकेशन करके आना है और इस तरीके की टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए कोड लिखना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, देख लेते हैं। HTML टैग लिखा, बॉडी टैग ओपन किया, ओके ठीक है, आगे बढ़ गए। टेबल टैग के अंदर हमने बॉर्डर को यूज कर लिया, बॉर्डर एट्रीब्यूट से आपका 5px बॉर्डर सेट हो गया। बॉर्डर कलर यूज कर लिया, बॉर्डर कलर रेड होगा, बीजी कलर का यूज कर लिया और टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो सियान सेट हो गया। ये हो गए आपके 2 स्पेसिफिकेशन कंप्लीट। यहां पर आगे बढ़ते हैं, कैप्शन टैग का यूज किया तो इससे क्या हो जाएगा, टेबल का हेडिंग सेट हो जाएगा। हेडिंग मतलब टेबल का जो नाम है वो सेट हो जाएगा। टेबल का नाम क्या था आपका, ट्रीट पॉइंट, वो सेट कर दिया, जिसमें जो नाम होगा टेबल का वो अलाइन होगा सेंटर, तो कैप्शन टैग के साथ में अलाइन सेंटर यूज कर लिया, कैप्शन टैग को क्लोज कर दिया। ये नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेबल का रो क्रिएट करना है तो टीआर टैग का यूज कर लेंगे, ये टीआर टैग यहाँ क्लोज हो रहा है। अब टीआर टैग में हमने यहाँ पर टीडी टैग में इंडियन लिखा है और यूएल टैग, अब नेक्स्ट टीडी टैग में आपको यूएल टैग का यूज करना था क्योंकि लिस्ट क्रिएट करनी थी, वो भी अनऑर्डर्ड। तो मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी, इसकी जो लिस्ट थी वो कैसे दिख रही थी आपको, बुलेटेड वे में दिख रही थी ना, तो ये एक यूएल टैग क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टेबल में पहली रो क्रिएट हुई, पहली रो में यहाँ पे 2 कॉलम आपने क्रिएट किया जिसमें आ रहा है आपका इंडियन और दूसरे में आपने 3 बुलेट्स क्रिएट करी हैं। समझ में आ गया, ये पहला टीडी टैग और ये दूसरा टीडी टैग और ये आपका एक टीआर रो हो गई। यहाँ पे ये पहली रो हमने क्रिएट कर दी। ओके, अब इसी तरीके से आ जाओ नेक्स्ट रो पे। तो जब आपको नेक्स्ट रो क्रिएट करनी है तो नेक्स्ट रो क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे हम कोई रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो डायरेक्ट बनाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, टीआर नेक्स्ट रो क्रिएट करी, तो अब ये नेक्स्ट वाली रो क्रिएट हो गई, फाइन। अब इस रो में हमने फर्स्ट टेबल, इस वाले में यहाँ पे हमने क्या लिखा, चाइनीज। तो चाइनीज जो आइटम है उसमें फिर जो लिस्ट क्रिएट हुई है वो आपकी 1 2 3 में क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो 1 2 3 में तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया ऑयल टैग, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स लिख दिया। तो 3 1 2 3 के नाम से लिस्ट क्रिएट हुई, टीडी टैग क्लोज। ये हो गई आपकी नेक्स्ट रो, रो नंबर 2 टेबल बॉडी HTML टैग को क्लोज कर दिया। ये हो गई आपकी नेक्स्ट रो टीआर टैग की। समझ में आ गया, बहुत इजी था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि टेबल टैग यूज करना आता है, क्या टेबल टैग यूज करना आता है, टीआर टीडी टैग पता है, कैप्शन टैग क्या होता है, तो बहुत इजी है, बहुत इजीली कर सकते हो। फिर से बता रही हूँ, बॉडी, टेबल टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, है ना, ये जो मैंने टैग्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनके एट्रीब्यूट्स भी अच्छे से कर लेना। और का क्वेश्चन अभी देखा हमने, सेक्शन नंबर डी का पहला क्वेश्चन 4 मार्क का, लॉन्ग आंसर्स के अकॉर्डिंग कोड लिखना था आपको, आउटपुट दिया हुआ था आपको प्रॉपर आउटपुट, मतलब हाँ वही वेब पेज दिया हुआ था, टेबल दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना था स्पेसिफिकेशन के साथ। सेम क्वेश्चन अगेन, टेबल क्रिएट की थी अभी, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका लिंक पर बेस्ड है, हाइपर लिंकिंग क्रिएट की, एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग वेब पेज एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट, ये HTML कोड आपको जनरेट करना है यूजफुल लिंक के नाम से। तो लिंक तो क्रिएट करनी है, ये आपकी हेडिंग हो गई, हेडिंग हो गई, बड़े और बोल्ड वे में दिख रही है। तो यहाँ पे हम हेडिंग क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, H1 टैग का यूज कर लेते हैं। H1 से H6 6 हेडिंग्स होती हैं, है ना, हेडिंग टैग भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। H1 से H6 तक, जिसमें H1 सबसे लार्ज हेडिंग होती है और H6 सबसे स्मॉलर हेडिंग होती है। अब यहाँ पे क्रिएट अगेन क्या है, लिस्ट क्रिएट है, देख लो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहला लिस्ट आइटम में लिंक क्रिएट है, अमेजॉन, फंस पेटल, जोमेटो, बुक माई शो। तो ये आपकी हो गई, एंकर टैग से आप लिंक क्रिएट करोगे, यूएल टैग से आप ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करोगे। कुल मिला के बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ, है ना।
तो ये देखकर हमने, देखो जब भी कोई वेब पेज देखोगे सबसे पहले अपने माइंड में आ जाना चाहिए ये लिखा है तो हाँ यहाँ पर ये टैग यूज होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है, बुलेट दिख रही है तो यूएल टैग यूज होगा, लाइन खींची हुई है किसी भी वर्ड के नीचे मतलब कि ये आपकी लिंक है, यहाँ पे एंकर टैग का यूज कर लेना है, ठीक है। यदि कोई लेटर्स आपको बोल्ड और बड़े से फॉर्म में दिख रहे हैं मतलब हेडिंग टैग का यूज कर लेना है, ओके। ये चीज यदि आप देखते से वेब पेज को समझ गए तो आप सारी स्पेसिफिकेशन के आंसर कर सकते हो। सो कंसीडर द अबव वेब पेज एंड राइट अ कोड इन HTML टू जनरेट इट, कंसीडर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, स्टूडेंट कैन राइट द कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द गिवन 5 स्पेसिफिकेशन। अगेन द सेम थिंग हियर, 5 स्पेसिफिकेशन you have given and you have to attempt only 4 specification just because each individual specification is of 1 mark and 4 mark का क्वेश्चन है। समझ में आ गई ना बात? ओके। पहला स्पेसिफिकेशन, हेडिंग ऑफ द वेब पेज शुड बी यूजफुल लिंक। यूजफुल लिंक क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हेडिंग हो जाएगी जिसके लिए मैंने अभी बताया आपको H1 टैग का यूज कर लेना है। पहली स्पेसिफिकेशन यही क्लियर हमको। दूसरा, द हेडिंग यूजफुल लिंक शुड बी फर्स्ट लेवल हेडिंग। भाई हेडिंग टैग यूज करना है और H1 हेडिंग का यूज करना है क्योंकि फर्स्ट लेवल की हेडिंग कितनी होती है? H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है। तो कौन से नंबर की हेडिंग बनाना है आपको? H1 हेडिंग बनाना है। Third specification, the web page should contain text exactly as shown in the above image. The word underlined are supposed to be hyperlink. मतलब इस वेब पेज में आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं ये क्या है? ये आपके हाइपरलिंक है, ठीक है। तो इन्हें आपको हाइपरलिंक ही क्रिएट करना है। तो हाइपरलिंकिंग क्रिएट करने के लिए यूज कर लेंगे हम एंकर टैग, और एंकर टैग बिना किस एट्रीब्यूट के यूज नहीं कर सकते हो आप? HREF, जहां पे आप लिंक का पाथ मेंशन करते हो, तो एंकर टैग यूज कर लेंगे। स्पेसिफिकेशन नंबर 4, ऑल हाइपरलिंक शुड बी मार्क्ड एज बुलेटेड लिस्ट एज शोन इन द गिवन इमेज। सब हाइपरलिंक आपको किससे शो करनी है? आपको मार्क करनी है किससे? बुलेटेड लिस्ट से। तो बुलेटेड लिस्ट जहां यूज हुआ मतलब आपको यूएल टैग यूज कर लेना है, ओके। स्पेसिफिकेशन नंबर 5, द टाइटल ऑफ द पेज शुड बी लिंक्स इन लिस्ट। पेज का टाइटल भी बताना है तो हम उसको मेंशन करेंगे किसमें? हेड टैग के टाइटल टैग में। तो ये 5 स्पेसिफिकेशन है जिसमें क्या यूज करना है, कौन सा टैग यूज होगा, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, मैंने लिख दिया। अब कोड जल्दी से जनरेट कर लें, कोई भी 4 ही करना जो आते हैं 4। ये आपको चॉइस मिली है, बहुत अच्छी चॉइस है कि 5 में से 4 ही करना है। 4 तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई एक नी भी आएगी तो उसको छोड़ देना, पर 4 करके आना, ओके। 5 भी करके आओगे तो कोई 4 के ही मार्क्स मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। 5 भी मत करके आना, कोई 4 मतलब 4 ही करना। अब कोड HTML टैग स्टार्ट कर लिया, हेड टैग स्टार्ट कर लिया। हेड टैग में हमने टाइटल देना था तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन नंबर 5 कंप्लीट। लिंक्स इन लिस्ट लिख दिया। टाइटल टैग कंटेनर टैग होता है, स्टार्ट एंड टैग दोनों यूज करना है। हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट किया। बॉडी टैग में यूजफुल लिंक को हेडिंग टैग बनाना है, वो भी H1 हेडिंग में। तो H1 हेडिंग टैग में हमने लिख दिया यूजफुल लिंक। उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू होगी, तो यूएल टैग स्टार्ट किया। ये यूएल टैग हमने यहाँ क्लोज किया। अब एक्चुअल जो एंकर टैग का काम है वो यही होगा। यूएल टैग में पहला आइटम क्रिएट किया हमने, पहला लिस्ट आइटम ऑनलाइन शॉपिंग विद, फिर उसके बाद लिंक क्रिएट थी अमेजॉन की, है ना। तो एंकर टैग में HREF एट्रीब्यूट के साथ हमने अमेजॉन की लिंक को मेंशन किया, वो वर्ड लिखा अमेजॉन जिस पर लिंक क्रिएट होगी। एंकर टैग क्लोज, LI टैग क्लोज। सिमिलरली नेक्स्ट, ये पहला लिस्ट आइटम हुआ बुलेट से, ये दूसरा लिस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर योर फूड ऑन। फिर एंकर टैग का यूज कर लिया और हमने यहाँ पे जोमेटो की लिंक शेयर करी और जोमेटो को पे हमने लिंकिंग क्रिएट किया है। एंकर टैग क्लोज, LI टैग क्लोज। थर्ड, इसी तरीके से सेम क्रिएट करा, सेंड गिफ्ट्स। फिर आपकी फोन्स इन पेटल्स पे लिंक क्रिएट हो गई एंकर टैग की मदद से। फोर्थ वाला आइटम क्रिएट हुआ, बुक योर मूवी टिकट, एंकर टैग की मदद से। फिर यहाँ पर बुक माई शो की लिंक क्रिएट हो गई। सो आपने यूएल टैग की मदद से, एंकर टैग की मदद से यहाँ पर लिंकिंग और अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर किया। टाइटल टैग की मदद से, टाइटल H1 टैग की मदद से हेडिंग प्रिपेयर किया। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ये हो गया आपका कोड, वेरी इजी। नाम पता होना चाहिए, हर एक एट्रीब्यूट पता होना चाहिए, हर एक काम के लिए आपको किस टैग का यूज करना है वो पता होना चाहिए। तो आप सेक्शन डी आराम से निकाल लोगे और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी का। बहुत ध्यान से समझ लो, 4 मार्क का क्वेश्चन, चॉइस मिलेगी, स्पेसिफिकेशन में भी चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन में भी चॉइस मिलेगी। दोनों क्वेश्चन एक लिंक का होगा, एक टेबल का होगा, ये भी ध्यान रखो। तो टेबल लिंकिंग अच्छे से पढ़ लेना। सेक्शन ई पे आ गए हम, विच इज लास्ट सेक्शन, जिसमें अगेन 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे और केस स्टडी बेस्ड होगा। मतलब यहाँ पे आपको 4 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 केस स्टडीज आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये केस स्टडी भी बेस्ड है आपके साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पे और HTML पे। ध्यान रखना, इसी चैप्टर से ही आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो केस बेस्ड चैप्टर हमें HTML और साइबर एथिक्स से ही प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट थिंग, पहला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, केस स्टडी 1 क्या है? Mr. Subhash is an income tax officer, wants to organize information in tabular format.
मिस्टर सुभाष को क्या करना है, टेबुलर फॉर्मेट में पूरी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो हेल्प हिम टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट इन द ब्लैंक्स। अब ये टेबल उन्हें क्रिएट करनी है, इसके लिए वो कोड भी लिख चुके हैं। कोड में उन्होंने कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, वो उन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, उसकी हेल्प करना है हमें। सो ऑब्जर्व द टेबल एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। अगेन 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उन 5 ब्लैंक्स में से आपको कोई भी 4 ब्लैंक्स को ही कंप्लीट करना है, कोड को कंप्लीट करना है। टेबल ध्यान से देख लो, इनकम टैक्स सेल्स 2017-18, यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है, ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पहले हम ये समझ लें, ये इमेज है, टेबल का कलर पिंक है, ठीक है। और ये जो टेबल यहाँ क्रिएटेड है, इस टेबल में ये पहली आपकी रो हो गई। ये पहली रो भी आपको क्या दिख रही है, मर्ज दिख रही है ना भाई। 1 2 3 4 कॉलम है और 4 कॉलम को मर्ज करके ये रो बनाई हुई है, राइट। ध्यान से समझ लो, 4 कॉलम को मर्ज करके ये रो बनाई है। तो कॉलम को मर्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल स्पैन का यूज कर लेते हैं। ध्यान रखो, अब देखो यहाँ पे स्पेसिंग भी आपको कुछ दिख रही है, राइट। सेंटर में दिख रहा है आपको पर्टिकुलर ये वैल्यू भी। इसके बाद आ जाओ, ये इमेज आपको नेक्स्ट रो में, इसके बाद वाली, ये पहली रो, ये दूसरी रो में आपको यहाँ पर ये जो रोज हैं ये मर्ज शो हो रही हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारा, यहाँ पे यूज हो रहा है इस इमेज के लिए रोज स्पैन। क्या यूज हो रहा है, रोज स्पैन यूज हो रहा है। रोज स्पैन कितनी रो मर्ज हो रही है, 1 2 3 4 5, तो रोज स्पैन इक्वल्स टू 5। और यहाँ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ गई, रोज स्पैन कॉल स्पैन क्लियर है ना, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये हो गई आपकी सेकंड रो, सेकंड TR टैग लगा, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 और 6 रो, ये टेबल की हेडिंग हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आप TH टैग का यूज कर लो, बाकी में आप TD टैग का यूज कर लो, ऐसे टेबल डेटा को एंटर कर दो, ठीक है। तो ये हमने अभी एक ऊपर आइडिया लिया कि हाँ ये टेबल देखकर हमें ये सारी चीजें समझ में आई। किसी भी टेबल को देखकर आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा एट्रीब्यूट और कौन सा टैग यूज किया गया है। यहाँ पर क्या यूज किया है, इस टेबल में ऑर्डर्ड लिस्ट यूज की है, इस टेबल में लिंक यूज किया है, क्या यूज किया है। अब आते हैं हम इसके कोड पे जो इस क्वेश्चन में आगे मेंशन किया हुआ है। भाई ये कोड भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है टेबल बनाने के लिए, बस इस कोड में इन्होंने कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को हमें करना है कंप्लीट। तो टोटल आपको इस कोड में मिलेंगे 5 स्टेटमेंट, जिनमें से 4 स्टेटमेंट को करना है कंप्लीट, क्योंकि 4 मार्क का ये क्वेश्चन है ना, बहुत इजी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोड भी आपको लिखा हुआ है, कोड भी नहीं लिखना है। अब कोड क्या लिखा हुआ है, HTML टैग, बॉडी टैग, टेबल टैग में बॉर्डर अप्लाई किया है, ऑब्वियस बॉर्डर बनेगी जब तो टेबल दिखेगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है कि बॉर्डर टैग के साथ आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे टेबल टैग में बॉर्डर के साथ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है आपका कैप्शन बना हुआ है, और ये कैप्शन में बॉर्डर के साथ में आपको टेबल टैग में कुछ लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। हम उसको सेट कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग पढ़ा था ना, सेल के साथ, ये एक सेल है, इसमें जो कंटेंट लिखा है उसके साथ में कितना स्पेस है, लाइक ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। ओके, आगे देखो और क्या दिख रहा है, टेबल रो पे आ जाओ। तो टेबल रो में टेबल हेडिंग, ये आपकी टेबल हेडिंग इसको मान रहे हैं ना, राइट। तो ये जो टेबल हेडिंग है ये कैसे शो हो रही है, ये मर्ज वे में शो हो रही है, मतलब कॉल स्पैन समथिंग यहाँ पे यूज किया है, और कॉल स्पैन के साथ यहाँ पे कॉल स्पैन यूज किया हुआ है। फाइन, पहली इनकम टैक्स स्लैब 2017-18, तो यहाँ पे कॉल स्पैन यूज किया हुआ है टेबल हेडिंग में। और टेबल हेडिंग आपकी देखो एक हेडिंग के फॉर्मेट में भी, बोल्ड वे में भी दिख रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, TR टैग क्लोज, ये पहली रो आपकी क्रिएट हो गई। दूसरी रो पे आ जाओ, तो दूसरी रो हम देखे क्या है, दूसरी रो जो हमने देखा, इस दूसरी रो में यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो मर्ज है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे टेबल डेटा में यूज किया गया है आपका रो स्पैन। क्या यूज किया गया है, रो स्पैन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो स्पैन इक्वल्स टू जो भी 4-5 रोज थी उसके अकॉर्डिंग। और वी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, क्या लिखा है, वी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो किस चीज को आपने अलाइन किया और रो स्पैन किया है, तो उसके लिए यहाँ पर इस इमेज को, पर्टिकुलर इस इमेज को ना, तो यहाँ पे देखो SRC एट्रीब्यूट के साथ इमेज का नाम भी मेंशन किया है, डबल इन्वर्टेड में होता है वेल मेंशन। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, इमेज टैग को यूज कर लेंगे, इमेज टैग को आप क्लोज भी कर दो। फाइन, आगे बढ़ो, उसी के साथ फिर आपने टेबल डेटा आगे का क्रिएट किया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 हमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट स्टेटमेंट नंबर 5। तो स्टेटमेंट नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट का सीक्वेंस मिसिंग है ना। बाकी पूरा टेबल डेटा तो कंप्लीट लिखा हुआ है, जो टेबल डेटा था TR टैग का यूज किया है, बाकी 3 4 5 रोज पूरी क्रिएट की हुई है। लास्ट का सीक्वेंस मिसिंग है, तो लास्ट में जो सीक्वेंस होगा वो कैसे एंड होगा, पहले क्या HTML टैग क्लोज कर दोगे, नहीं ना, HTML सबसे लास्ट में, टेबल टैग सबसे पहले, फिर बॉडी, क्योंकि ये टेबल टैग चल रहा है तो पहले हम टेबल टैग को क्लोज करेंगे, फिर हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर
लास्ट में HTML टैग को क्लोज करोगे, तो यही सीक्वेंस फॉलो करोगे तो लास्ट में स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे। सो हमने पांचों स्टेटमेंट देख लिए, अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देना है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट राइट द सुटेबल वैल्यू फॉर स्टेटमेंट 1 टू बॉर्डर टेबल शुड हैव बैकग्राउंड कलर इन पिंक, set the space between the cell wall and the cell content to 10 px and set the space between the cell to 10 px। बहुत इजी है। क्या वो जो ब्लैंक था फर्स्ट वाला ब्लैंक, उसमें आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाले ब्लैंक में आपको यहाँ पे टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करना है। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए जिस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं वो बीजी कलर होता है, और साथ ही आपको यहाँ पे सेल वॉल और सेल कंटेंट के बीच में स्पेस भी देनी है 10-10 px के अकॉर्डिंग। तो सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग याद है, सेल स्पेसिंग सेल पेडिंग, जैसे रो स्पैन कॉल स्पैन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा था ये भी हमने। सेल स्पेसिंग सेल पेडिंग का यूज कर लेना है, 10 px उसकी वैल्यू सेट कर देना है। क्या इस तरीके से जो सेल होती है उसमें जो आपने कंटेंट लिखा, उस कंटेंट की जो ये स्पेस होती है ना, यही सेल स्पेसिंग सेल पेडिंग कहलाता है। ये पता है ना आपको अच्छे से? ओके। तो ये स्पेसिंग देना है, ये स्पेसिंग कितनी रखना है अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, वही हम यहाँ सेट करते हैं। तो पहला स्पेसिफिकेशन क्लियर, पहला स्टेटमेंट आप लिख दोगे आराम से। क्या लिखोगे पहले स्टेटमेंट में? बीजी कलर, टेबल का बीजी कलर एट्रीब्यूट पिंक सेट कर देना, सेल स्पेसिंग 10 सेल पेडिंग 10। ओके, फर्स्ट फिलअप में। नेक्स्ट, write suitable option for statement 2 as table header row with heading this should spread over 4 cells। जो टेबल की हेडिंग थी वो 4 कॉलम्स है ना, उनके अकॉर्डिंग स्प्रेड हो रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यूज कर लेना किसको? कॉल स्पैन को। कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट, आफ्टर हेडिंग रो फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट रो शुड स्प्रेड ओवर 5 रोज, राइट सुटेबल ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट 3। तो यहाँ हमने यूज कर लिया कॉल स्पैन, रो स्पैन कॉल स्पैन, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इमेज टैग का यूज करना है, क्योंकि इमेज को आप क्या कर रहे हो, मर्ज करवा रहे हो ना फर्दर कॉलम्स के साथ, तो हमने यहाँ पर इमेज का पाथ मेंशन कर दिया और इमेज टैग को यूज कर लिया। डी ड्राइव में it.jpg नाम की इमेज है, तो src एट्रीब्यूट में पर्टिकुलर हमने इमेज टैग का यूज किया। तो देखो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इमेज टैग, और लास्ट में आपको कंप्लीट सीक्वेंस बताना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको फिफ्थ स्टेटमेंट में सीक्वेंस बताना है। अब इनमें से जो भी नहीं बने, एक पॉइंट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको चॉइस दी हुई है इन 5 में से, जो 5 स्पेसिफिकेशन दी हुई थी उनमें से आपको कोई भी 4 ही करनी है। तो क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करके आना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियरली आपको सारी चीजें सामने रहेंगी, आंसर भी सामने रहेगा, क्वेश्चन भी सामने रहेगा, कोड भी सामने रहेगा, आउटपुट भी सामने रहेगा। याद क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए टैग, उसके एट्रीब्यूट, वो याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, केस स्टडी 2 of 4 mark question। 26th, Ragini recently created her social media account on Instagram। She got to know about Instagram reels, posts, etc। अब भैया इंस्टाग्राम कौन यूज नहीं करता है, सब यूज करते हैं। ये रागिनी भी यूज करती है इंस्टाग्राम अकाउंट को, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है। अब वो इंस्टाग्राम रील्स के बारे में जानती है, पोस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं सीख रही है। शी लर्नड हाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प पीपल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड डिस्कस थिंग्स ऑनलाइन। वो क्या करती है, सारी चीज़ों को ऑनलाइन डिस्कस करती है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होती है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को यूज़ करना शुरू किया है। शी ऑल्सो फाइंड आउट दैट शी इज नाउ एलिजिबल टू ओपन एन इंस्टाग्राम अकाउंट। शी क्रिएट्स हर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद हर फ्रेंड्स। अपनी प्रोफाइल क्रिएट किया, स्टार्ट किया उसने इंस्टाग्राम को चलाना, पोस्ट करना, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना एंड ऑल थिंग, जनरली सभी करते हैं। Okay, now within a few days she befriends many people she knows and many people she does not know। कुछ दिनों में वो कुछ लोगों के साथ फ्रेंड्स बनी, जिन्हें जानती है, जिन्हें नहीं भी जानती, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तो डिस्टेंस में जो लोग होते हैं हम उनके साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें आप जानते हो एक्चुअल में, जिन्हें आप नहीं जानते हो, तो कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। So after some time she starts getting negative comments on her post। कुछ दिनों बाद उसके पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट आने लगे। She also find that her pictures are being shared online on objectionable websites। जो objectionable websites है वहां पर उसकी पिक्चर्स भी शेयर होती रही। So कुछ इस तरीके के कमेंट्स वो देखती है। ओके, सो यहाँ पर इस गिवन इन्फॉर्मेशन पर जो केस स्टडी अभी हमने पढ़ी, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनके आंसर्स आपको करना है। अगेन 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर्स करके आना है। ओके, सो ये क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड है, यहाँ भी आपको चॉइस है कि 5 में से कोई 4 करना है और 4 मार्क्स के होंगे, ईच कैरी 1 मार्क। फाइन, सो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम रागिनी इज अ विक्टिम ऑफ। रागिनी जिस साइबर क्राइम से गुजर रही थी एट दैट टाइम, जब उसने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए लाइक दिस,
तो इस तरीके के क्राइम को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के जो कंडीशन उसके साथ हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर टॉकिंग, ये स्टॉकिंग एक ही चीज़ें होती हैं। ओके, समझ में आया? Here, after hearing about her ordeal, the school decides to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of students while using the internet. The school is referring to. ओके, अब स्कूल ने ये सारी ऑर्डर को सुना, रागिनी की बातों को समझा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्कूल के सभी बच्चों को इसके बारे में समझाना चाहिए। ओके, तो उन्होंने कुछ कंप्यूटर पर इंटरनेट को जब आप यूज़ करते हो तो क्या नेट एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, कब लॉगिन करना है, प्रॉपर जब आपने काम कर लिया तो लॉग आउट हो जाना है, प्रॉपर सिक्योर वेबसाइट्स का यूज़ करना है, ये सब उन्होंने बताने की कोशिश करी। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, साइबर एथिक्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन भी बेस्ड आपका साइबर एथिक्स चैप्टर पर ही है। क्लियर? सो स्कूल ने सारे एथिक्स को बताने के लिए आगे बढ़े और सारे स्टूडेंट्स को अवेयर किया इन सारी चीज़ों के थ्रू। तो वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स को हम साइबर एथिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, राइट अ सेफ्टी मेजर टू बी टेकन बाय रागिनी टू अवॉइड थ्रेट्स फ्रॉम अननोन पीपल इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो अब ऐसे अननोन पीपल को अपना फ्रेंड ना बनाए, इनसे बच सके, इसके लिए उसने क्या सेफ्टी मेजर्स लिए। So lock her profile and only let his friends view her profile and only other valid safety measures। मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दो, प्राइवेट कर दो, तो जो अननोन यूजर्स हैं, है ना, जिनको आप नहीं जानते हो, वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द सफिशिएंट ऑप्शन टू सिक्योर योर प्रोफाइल, राइट। समझ में आ गया? और अदर सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं जो आप ले सकते हो, सेफ्टी एक्शंस होते हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, Ragini decides to make a list of common safety precautions to taken when online। अब ऑनलाइन रहती है वो, तो उसे क्या कॉमन सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। राइट एनी 2 points that Ragini should include in her list। लिस्ट में उसने 2 पॉइंट को ऐड किया है, वो कौन से 2 पॉइंट हो गए? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट देयर डेटा ऑनलाइन, लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट आफ्टर द सेशन और एनी 2 वैलिड पॉइंट्स। कोई भी 2 वैलिड पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स पढ़े हैं हमने। जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करो तो HTTPS प्रोटोकॉल देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखो, ताकि कोई वायरस आता है, कोई हैकर वगैरह अटैक करता है तो आपको पता चल सके कि ये फाइल आपकी करप्ट हो गई है, इतने वायरसेस फाउंड है। ओके, टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहो, राइट। अपने एटिकेट्स जो होते हैं, जिस एटिकेट से आप घर में रहते हो, नेट एटिकेट्स भी बिल्कुल वही होते हैं, उसी तरीके से आपको ऑनलाइन बिहेव करना है, किसी को हार्म नहीं करना है, राइट। कोई नेगेटिव कमेंट वगैरह नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पर ऐड करके आ सकते हो। हाफ मार्क्स के ये पॉइंट होंगे, 1 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन, तो कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, 5 पूरे मत कराना, स्टार्टिंग के 4 के ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 4 ही अटेम्प्ट करके आना, और 3 भी मत करके आना, 1 मार्क कट जाएगा नहीं तो, फाइन। Why are privacy settings so important in social networking sites? तो जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट का आप यूज कर रहे हो, आइदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसका भी आप यूज करते हो, वहाँ पे प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? Privacy settings may be used by the user to adjust the visibility of profile or certain information on the profile. This will ensure that we are posting online in only accessible to people we just know and trust। क्योंकि ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे पीपल्स होते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को चुराते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज करते हैं। तो उसी को बचाने के लिए हम प्राइवेसी को एक्सेस करते हैं, अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं, ताकि जिन्हें आप जानते हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, सिर्फ वही लोग आपके प्रोफाइल को देखें, आपके कमेंट्स को पढ़े, आपके पोस्ट को देखें। फाइन, समझ में आ गया अच्छे से? पूरा सैंपल पेपर हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा है, पेपर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं और मेन CBSE का सैंपल पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। दोनों सैंपल पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्रीवियस सैंपल पेपर्स यदि नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये सैंपल पेपर तो हमने यहाँ वीडियो फॉर्मेट में देखा, होप समझ में भी आया, लेकिन बहुत अच्छा होगा ना जब ये पेपर आपके हाथ में होगा, आपके पास एज ए हार्ड कॉपी होगा, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके पास हार्ड कॉपी में भी सैंपल पेपर रहे, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको अब प्रोवाइड कर रहा है ई बुक्स की फैसिलिटीज भी, साथ ही आप बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जिसमें गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है और कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या, किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। बहुत इजी है। अब यहाँ पर आप सैंपल पेपर से रिलेटेड बुक्स भी मिल जाएगी, आपको किसी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी बुक्स मिल जाएगी, कुछ MCQ बेस्ड आपको, मतलब आप किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी यदि सर्च करोगे तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर तरीके के एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, हर किसी सब्जेक्ट की आपको बुक्स यहाँ पर मिल जानी है। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को ना सिर्फ आप यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट और साथ ही आप हमारी ऐप
मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर हर तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस को भी 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। हमारे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पेज को भी यदि कोई लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो। यदि वीडियो अच्छी लगी और इसी तरीके के और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मोर देन 1 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्स 10 सैम्पल पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और आई एम श्योर कि आप 100% मार्क्स को स्कोर करोगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।